Yes. वहाँ है ना? Yes. ओके ओके, देखो सर, गुड मॉर्निंग सबको फिर से। अच्छा, टुडे आज क्या डिस्कस करेंगे सर? टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। किसके बारे में चर्चा करेंगे? डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। ये डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस क्या है सर? ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ सर, दे आर बेसिकली निफ्टी 50 कंपनीज। क्या है सर? निफ्टी 50 कंपनीज या फिर सेंसेक्स 30 कंपनीज। मतलब आपको मैं लास्ट क्लास, अगर बिजनेस कमर्शियल नॉलेज का लास्ट क्लास अगर आप लोगों को याद होगा, तो मैंने आप लोगों को सर ये एक एरिया आप लोगों को मैं समझा रहा था कि उसमें हम लोग वेरियस काइंड्स ऑफ कंपनीज के बारे में बात कर रहा था और इसका इम्पोर्टेंस के बारे में बात कर रहा था। तो आज भी कुछ ऐसा ही चर्चा होगा, बट आज मैं स्पेशल केस स्टडीज करूंगा आप लोगों के साथ। मतलब डिफरेंट कंपनीज के हिस्ट्री बैकग्राउंड आपको जानना है, ठीक है? तो नॉर्मली नॉट जस्ट फॉर दी CA स्टूडेंट्स, मतलब जिनको जो पढ़ाई कर रहा है एग्जाम पर्पस में, बिकॉज ये सब्जेक्ट नॉट जस्ट फॉर योर एग्जाम, दिस सब्जेक्ट इज बियॉन्ड योर एग्जाम। क्यों? बिकॉज एग्जाम तो आता जाता रहेगा, बट अगर अगर आपको बिजनेस के बारे में नॉलेज हो जाता है ना सर, तो आप कभी भी। गुड मॉर्निंग विश्वजीत, गुड मॉर्निंग स्नेहाशीष। अगर आपको बिजनेस के बारे में, स्नेहाशीष आवाज आश्चर्य रहे? हेलो স্নেহাশিস, আওয়াজ পাচ্ছিস? अच्छा हाँ सर, ठीक है, এখন देख। পাচ্ছি। अच्छा ठीक है। तो बेसिकली जो प्रीवियस लेक्चर्स का मैं कंटिन्यूएशन करूंगा, आज के स्टडीज करूंगा आप लोगों से डिफरेंट कंपनीज के बारे में जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। तो एक्चुअली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना इतना जरूरी क्यों है? दिस इज बेसिक जनरल नॉलेज। ये सिंपल बात है सर, एक जनरल नॉलेज का एरिया है जिसमें आपको इंडिया का जो बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेस हब है, बिजनेस कंपनीज है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो मतलब टॉप मोस्ट जो कंपनीज है हमारे देश का, मतलब जो सेंसेक्स में, निफ्टी में कहा होता है सर। आप लोगों को मैं लास्ट वीक बताया था। ऐसे जो लोग स्टॉक मार्केट क्लास के साथ कनेक्टेड हो, दे नो व्हाट इज निफ्टी, व्हाट इज सेंसेक्स एंड हाउ दे परफॉर्म, मतलब एकदम प्रैक्टिकली जानते हो। और जो लोग स्टॉक मार्केट में अभी भी नहीं आए हो, बट इन फ्यूचर में आप लोग आ जाओगे, ठीक है? आज नहीं तो कल तो आपको स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली आना तो पड़ेगा सर। सर क्यों? आना जरूरी है क्या? नहीं सर, देखो जैसे हम लोगों का समय बढ़ता जाता है ना, मतलब जैसे हम लोग और बड़े होते जाते हैं, इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है कि हम लोग इन्वेस्ट करते ही है सर। मतलब आप कोई भी हो, आप जैसे जैसे आपका एज बढ़ता जाएगा, आप लोग इन्वेस्टमेंट करना ही करना है आपको। चाहे आप बैंक में पैसा रखो, चाहे आप इंश्योरेंस कंपनीज में पैसा रखो, या फिर अगर आप म्यूचुअल फंड कंपनीज में पैसा रखो, इन्वेस्टमेंट करो, या फिर आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में आ जाओ, ठीक है? जिसका नॉलेज हाई होता है वो डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में आते हैं। जो थोड़ा सा रिस्क लेने से कतराते हैं, रिस्क लेने से किसको प्रॉब्लम है? जिसको नॉलेज थोड़ा कम है ना? मतलब जो या तो नॉलेज कम है या फिर समय नहीं है, मतलब अपना जो डे टू डे लाइफ है उनमें इतना बिजी होते हैं कि इतना दिमाग लगाने का टाइम नहीं मिलता। तो डिफरेंट पीपल का डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकता है, डिफरेंट सिचुएशन हो सकता है, बट सर इन्वेस्टमेंट सबको करना होता है, ठीक है? और जो मतलब मोस्ट इंटरेस्टिंग एरिया है इन्वेस्टमेंट का, वो है सर इन्वेस्टमेंट एरिया दैट इज हमारे देश का जो स्टॉक मार्केट। सर स्टॉक मार्केट के बारे में बोलना जरूरी है हर क्लास में। अरे सर मैं बोला ना आप लोगों को कि चाहे आप कुछ भी कर लो, ये जो सेंसेक्स हो या निफ्टी, ये मिरर ऑफ द इकोनॉमी है, ठीक है? हमारा देश कैसे परफॉर्म कर रहा है इकोनॉमिकली, कैसा कैसा उसका परफॉर्मेंस जा रहा है, ये एक्चुअली आपको यहीं से समझ में आता है, और कोई दूसरा जगह है नहीं। इवन हम लोग जो जो लोग स्टॉक मार्केट नहीं समझते, ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं सर। जरूरी नहीं कि हर कोई स्टॉक मार्केट समझे या स्टॉक मार्केट में पैसा डायरेक्टली इन्वेस्ट करे, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है? ये तो एशिया का फेमस है, जैसे सेंसेक्स निफ्टी इंडिया का है, एशिया में हांगकांग सांघाई है, आपका सिंगापुर है, निक्केई इन जापान है, ठीक है? अगर आप यूरोप में, यूएस में जाओगे तो वहां का स्टॉक मार्केट दिखेगा। तो ये नॉट जस्ट इन इंडिया, नॉट जस्ट इन एशिया, बट थ्रू आउट द वर्ल्ड आपको मेजर मार्केट दिखेगा। और जिस मार्केट एक्चुअली जो स्टॉक मार्केट है वो एक्चुअली उस पर्टिकुलर कंट्री का इकोनॉमी का एक मिरर की तरह काम करता है सर, ठीक है? अब कहने का मतलब यह है कि जिन लोगों को स्टॉक मार्केट का समझ नहीं है या फिर स्टॉक मार्केट के बारे में उनको कुछ भी जानना नहीं है, जरूरी भी नहीं कि सब कोई जाने, लेकिन सर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए होते हैं। जैसे मानो कि हम लोग बैंक में पैसा डालते हैं, है ना? हम लोग म्यूचुअल फंड कंपनीज में पैसा रखते हैं, हम लोग LICs में पैसे रखते हैं,
और अल्टीमेटली ये सब कंपनीज क्या करते हैं, हमारा वो पैसा अल्टीमेटली वो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, मार्केट में इन्वेस्ट करके वो रिटर्न कमाते हैं और कुछ परसेंटेज हमें भी दे के जाता है। आप लोगों को मेरा बात समझ में आ रहा है सर? हेलो, आप लोगों को मेरा बात समझ में आ रहा है? अल्टीमेटली यस जो सर। जो पैसा हम लोग मार्केट, मतलब जो पैसा हमारा होता है, जो हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, डिफरेंट, कोई इंश्योरेंस में करके रखता है, कोई म्यूचुअल फंड में करके रखता है, अल्टीमेटली इन सबका पैसा जाता कहाँ है? यही सर इंडियन कंपनीज में जाता है। मतलब पूरा नहीं, बट एक अच्छा खासा परसेंटेज जाता है। आपको मैं अगर एल के बारे में बस एक चीज बताऊं, एल में सबसे ज्यादा लोग पैसा जमा करते हैं। आई होप यू ऑल नो सर, इंडियंस सबसे ज्यादा पैसा अगर किसी चीज में रखता है ना, तो दैट इज एल। ठीक है, मतलब भारत का सबसे बड़ा जमा पूंजी, सेविंग्स, भारत का सेविंग्स है एल। समझते हो सर? ठीक है, आपको मैं इसलिए ये सब चीज बता रहा हूँ, जैसे आज तो मैं वेरियस कंपनीज के बारे में आपसे बात करूंगा, तो बस स्टार्टिंग में ही मेरे दिमाग में जो चल रहा है रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट, रिगार्डिंग कंपनीज, तो कंपनीज में बात मेन पर्पस है कंपनीज में बात करना। तो आप शायद सोच रहे हो सर एल में क्यों आ गए? सर एल भी एक कंपनी है, तो दिस इज, इसका कोई प्रॉपर सिलेबस नहीं है। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर मतलब सब्जेक्ट है ना, इसका कोई प्रॉपर सिलेबस नहीं है। मैं बस आपको कोशिश कर रहा हूँ, एटलीस्ट सी इंस्टीट्यूट, सीएस इंस्टीट्यूट थोड़ा बहुत आपको ओवरव्यू देने का कोशिश करता है कि भाई जानो कम से कम कंपनीज के बारे में। जैसे आज मैं आपसे मेनली चर्चा करने जाऊंगा सर, जैसे इंडियन कंपनीज की अगर बात करूं, लाइक अदानी पोर्ट्स में बात करूंगा। ठीक है, कि अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एंड व्हाट इज दिस स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, मतलब व्हाई दिस एसीजेड कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, इसके बारे में चर्चा करना है। और ये अदानी क्या करता है एसीजेड को लेके, और इवन अदानी का स्टॉक मार्केट में क्या इम्पैक्ट है वो भी जानना चाहिए आपको। ठीक है, इसके अलावा एशियन पेंट्स के बारे में किताब में है, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, भारती एयरटेल, भारत पेट्रोलियम, सिप्ला लिमिटेड, कोल इंडिया, डॉक्टर रेड्डीज, फ्लिपकार्ट, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। कोई समझ में आ रहा है सर? हेलो, তুমি কি স্ক্রিন শেয়ার করেছো স্যার? स्क्रीन तो शेयर আছে, আমি রিজয়েন করতে দেখতে পাচ্ছি। सबको शेयर है क्या स्क्रीन? यस सर। ओके यस सर। ओके, साइंस रिजॉइन कर। ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इंफोसिस लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड, लर्सन एंड टुब्रो, एनटीपीसी, हाँ सर, एलएनटी भी बोलते हैं लोग लर्सन एंड टुब्रो को। फिर आपका एनटीपीसी मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जस्ट अ सेकेंड, ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन या गैस कॉर्पोरेशन, पावर ग्रिड, रिलायंस इंडस्ट्री, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टाटा सन्स, विप्रो। इसका नोट्स आपको इस मटेरियल के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, जो आप चेक कर सकते हो। मैं इसमें से कुछ मतलब एरिया डिस्कस करूंगा, जैसे कि आज मैं आपसे अदानी के बारे में बात करूंगा। तो कहने का मतलब है कि कंपनीज के बारे में क्यों जाने? सर कंपनीज के बारे में इसलिए जाने, या तो हम डायरेक्टली कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, দেখতে পাচ্ছিস? হ্যালো, পুরো ব্ল্যাক হয়ে আছে আমার। কেন নেটওয়ার্ক ইস্যুস নাকি? দাঁড়া আমি আরেকবার, মনে হচ্ছে না নেটওয়ার্ক ইস্যু হতে পারে। আমি কি রিশেয়ার করব? একবার করে দেখো তো স্যার। बाकी सृजिता, अद्रिति, नताशा, विश्वजीत, आप सबको दिख रहा है क्या स्क्रीन? यस सर। सर अभी नहीं। यस सर। अभी नहीं, अब दिख रहा है। अब दिख रहा है? এটা আমার নেটওয়ার্ক প্রবলেম আছে তাহলে। আমার নেটওয়ার্কের প্রবলেম। তো নেটওয়ার্ক ইস্যুস আছে আজকে একটা। ও চলে আসবে একটু পরে তাহলে। ओके, तो बेसिकली जो पॉइंट में कर रहा था कि चाहे आप कंपनी में डायरेक्ट इन्वेस्ट करो, ठीक है, जैसे से फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपसे बात करूंगा अदानी पोर्ट्स में, ठीक है, अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, ऐसे तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट पर्पस में बात करता हूं, बट दिस इज नॉट एग्जैक्टली स्टॉक मार्केट क्लास, एज यू ऑल नो दिस इज अ बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज क्लास। तो इसमें स्टॉक मार्केट के बारे में तो चर्चा मैं नहीं करूंगा, बट यहाँ पर आपको कंपनी का स्टोरी जानना স্যার এবারে এসছে। ओके चलो वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पर आपको कंपनी का बैकग्राउंड जानना चाहिए। इवन फंडामेंटल एनालिसिस बोल के एक एनालिसिस होता है सर, फंडामेंटल एनालिसिस, वो क्या होता है? अच्छा ये सब आप लोग जानते हो, ऑर्गेनाइजेशंस का इंपॉर्टेंस ही क्या है, किस लिए ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ना चाहिए, निफ्टी 50 क्या होता है, जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था प्रीवियस वीक में। बट आज मैं आपसे अलग अलग कंपनीज के बारे में थोड़ा बात करने का एक सोचा। ठीक है, तो जैसे ओवरव्यू ऑफ सिलेक्टेड इंडियन कंपनी, जैसे देखो कंपनीज तो बहुत सारे हैं। ठीक है, कंपनीज बहुत सारे हैं, मतलब अनलिमिटेड लिस्ट है।
अगर आपको ये भी मैंने लास्ट वीक दिखाया था कि इफ वी गो थ्रू BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अगर मैं लिस्टेड कंपनीज देखूं, लिस्टेड कंपनीज मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली लिस्टेड कंपनीज, मतलब जो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुआ है, ठीक है, इनका संख्या BSE में है 5,500 ऑलमोस्ट। इन नंबर ऑफ लिस्टिंग दिख रहा है आप लोगों को BSE में? हेलो, देखो तो सर नीचे थोड़ा सा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? yes sir 5439, 5,439, देखो मेरा कर्सर घूम रहा है वहां पर, ठीक है, शायद ऑलमोस्ट मतलब नियर अबाउट 5,500 BSE के अंदर। अगर आप गो थ्रू करते हो NSE को, तो NSE में आपको रिसेंटली थोड़ा लिस्टेड बढ़ा है पहले से, 2002 ऑलमोस्ट 2002 कंपनीज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, मतलब वहीं पर हो गया 7-8 हजार कंपनीज। इसके अलावा प्राइवेट कंपनीज में मतलब लाइन लगा हुआ है, फॉरेन कंपनीज का भी लाइन लगा हुआ है, ठीक है, मतलब गूगल, फेसबुक, अमेजन, बहुत सारे हैं, जिसमें से कुछ पॉइंट्स आप लोगों के इस मैथ के अंदर दे के भी रखा है। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनीज तो बहुत सारे हैं, तो सभी कंपनीज के बारे में 2-4 क्लास में पढ़ पाना बहुत ही मुश्किल है। तो ये एक मतलब ये ट्रेंड होना चाहिए आप लोगों के अंदर कि आप कंपनीज के बारे में जाने, आप कंपनीज के बारे में समझे, इवन आप घर में भी आपके जो भी रिलेटिव्स हो या पेरेंट्स हो उनको भी बताएं, ठीक है, इनसे क्या होगा, आपको बिजनेस के बारे में, इकोनॉमी के बारे में हमेशा अपडेट मिलता जाएगा, ठीक है। जैसे मैं LIC के बारे में बात क्यों कर रहा था, मैं इसलिए LIC के बारे में बात कर रहा था कि बिकॉज LIC भारत का सबसे बड़ा सेविंग्स का जगह है, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, या फिर और भी काफी इंश्योरेंस कंपनीज है, बट LIC अकेला ही मैक्सिमम परसेंटेज मतलब ऑलमोस्ट 80% से लेकर 90% मार्केट शेयर मतलब इंश्योरेंस बिजनेस का इनके हाथ में है, ठीक है। और ये भारत में सबसे ज्यादा सेविंग्स का पैसा इन्हीं के पास जमा होता है, और ये क्या करता है, उस पैसे को मार्केट में स्प्रेड कर देता है, वहां से रिटर्न कमाते हैं और गवर्नमेंट को भी पैसा दे देता है, बिकॉज ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनका ओनर है। इसमें 1,14,000 एम्प्लॉय भी काम करते हैं। इनका कुछ सब्सिडीज भी है, लाइक LIC हाउसिंग फाइनेंस, LIC इंटरनेशनल लिमिटेड, LIC कार्ड्स, LIC म्यूचुअल फंड लिमिटेड, LIC पेंशन फंड, IDBI बैंक भी LIC के अंडर में होता है सर, 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है। मजा का बात यह है कि आज ऑफ 2019 लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है टोटल लाइफ फंड 28.3 ट्रिलियन, दिख रहा है सर, 28.3 ट्रिलियन इसके पास लाइफ फंड है। द टोटल वैल्यू सोल्ड पॉलिसीज इन 2018-19 21.4 million. Life Insurance Corporations in India settled 26 million claims in 2018-19. It has 290 million policy holders. मतलब पागल हो जाएगा कोई सोचेगा तो। लेकिन इसमें इसके पास भी जो पैसा आता है ना, वो भी इस पैसे को स्टॉक मार्केट या मतलब जो कंपनीज है इनके अंदर इनका बेसिकली पैसे का साइकिलिंग करता है, पैसा का फ्लो होता है। एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि रिसेंटली इसका स्टॉक मार्केट में LIC का भी लिस्टेड होने वाला है सर। ये जो LIC है एज ए गवर्नमेंट कंपनी ये ऑलरेडी है सर, इसको स्टॉक मार्केट में भी थोड़ा बहुत स्टेक के साथ आने वाला है सर ये कंपनी। ये वन आप देख रहे हो सर, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अनाउंस प्रपोजल टू कंडक्ट इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब LIC अभी पब्लिक लिस्टेड भी हो जाएगा, स्टॉक मार्केट भी लिस्टेड हो जाएगा। तो इसके बारे में बातचीत चल रहा है, कह रहा है कि ऑलमोस्ट 250 बिलियन के आसपास इसका कैपिटल रेज करेगा और 10% के आसपास शेयर उनका मार्केट में पब्लिक के डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए छोड़ देगा, ऐसा एक कॉन्सेप्ट चल रहा है। मतलब अभी देखना है कि कब क्या होता है, ठीक है, मे भी इस साल नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर हो सकता है, बहुत दिन से बात चल रहा है। तो ये सब तो बातें मैं आपसे करूंगा, लेकिन मैं LIC के बारे में इसलिए बात कर लिया, चाहे आप कुछ भी करो, चाहे आप स्टॉक मार्केट या कंपनीज के बारे में जानने का कोशिश करो या ना करो, बट अल्टीमेटली डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, चाहे एज ए स्टूडेंट्स ऑफ CS हो या फिर कोई भी आम आदमी ऑफ इंडिया, सबको कंपनीज के बारे में जानने का अधिकार भी है और जानना भी चाहिए कि भाई कौन हमारे देश में कंपनीज चलाते हैं, किसका बिजनेस है, क्या करता है, ठीक है। ये देखो सर, मैं आपको एक लिस्ट सुना रहा था, यहाँ पर ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आपको ये लिस्ट मैंने लास्ट वीक भी दिखाया था। इसमें निफ्टी 50 का व्यू आपको दिख रहा है। सिमिलरली नेक्स्ट 50 में कौन आ सकता है लाइन में, मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस में होता है, जिसका कैपिटलाइजेशन हाई, ठीक है, उनका निफ्टी 50 में जगह होता है, ठीक है। ये निफ्टी क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का बना हुआ एक इंडेक्स है। इस इंडेक्स में जिसका कैपिटलाइजेशन ज्यादा, ये स्टॉक मार्केट में मैं सिखाता हूँ नॉर्मली कि किस तरह से निफ्टी 50 कैलकुलेट किया जाता है और कैसे उसका वेटेज बनाया जाता है, ठीक है। तो निफ्टी 50 आपको देखो इसके अंदर दिख रहा है क्या आप लोगों को, देखो ना, स्टेट बैंक, मतलब मेरे पास जो लिस्ट है मैट के अंदर और यहाँ पर जो लिस्ट है ऑलमोस्ट काफी सारा मैच करेगा आपको।
स्टेट बैंक दिख रहा है क्या? हेलो, थोड़ा सा छोटा है, आप जूम करके देख सकते हो। यस सर। दिखाई दे रहा है सबको? मतलब ये एक्चुअली सब बहुत ही कंजेस्टेड है ये इसका लिस्ट, बट विश्वजीत बोला दिख रहा है, बाकी सबको भी पूछ रहा हूँ। आप लोग भी जूम करके देख सकते हो ना? ओके, ये देखो सर, स्टेट बैंक, ओके सर, स्टेट बैंक, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, एचडीएफसी, पावर ग्रिड, रिलायंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, डीवीज लैब, आईसीआईसीआई बैंक, सन फार्मा, नेस्ले इंडिया, एशियन पेंट्स, एचडीएफसी, एसबीआई, इंफोसिस, आईटीसी, भारती एयरटेल, एक्सिस, टाइटन, बहुत सारा है। मतलब मैक्सिमम आपको इस लिस्ट के अंदर मिल जाएगा जहां हम लोग इस मैट के अंदर देख रहे हैं। कुछ नहीं मिलेगा तो उसको आप गूगल करके भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कुछ कंपनीज के बारे में नॉलेज लेते हैं, तो उसमें आज लिस्ट में मैंने लिया अदानी को, ठीक है सर। वाई अदानी? हाँ सर, इसलिए अदानी बिकॉज अदानी रिसेंट ट्रेंड में एक तो मैट के अंदर दिया हुआ है, तो इसलिए मैं सोचा कि इस बार इसके बारे में बता भी देता हूँ। और दूसरा एक पॉइंट है कि अदानी रिसेंट ट्रेंड में इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग रिचेस्ट पर्सन है सर, ठीक है। मतलब नॉट जस्ट इन इंडिया, इवन इन एशिया ऑल्सो। एशिया क्या, मुझे तो लगता है वर्ल्ड का भी हो सकता है, ठीक है। अदानी मतलब कौन सर? इनके बारे में काफी कंट्रोवर्सी भी कभी कभी चलता गौतम है। अदानी। गौतम अदानी, ठीक है। चलो सर, क्या करते हैं, क्या बिजनेस है इनका, ठीक है, देखते हैं। इनका छवि तो देखे होंगे, अरे ये जो बिजनेस टाइकून है इनका छवि तो आप लोग देखे होंगे, न्यूज में काफी बार बहुत सारा मैटर में चर्चा होता है ना। कई बार मोदी जी के लेके मोदी जी को लेके और अदानी और अंबानी को लेके काफी सारा ट्रोल भी होता है कि मोदी जी तो सब कुछ भारत का बेच दिया, मोदी मतलब अंबानी को और अदानी को, ऐसे भी बात करते रहते हैं। जो भी करे सर, कंट्रोवर्सी में हम लोग नहीं पढ़ेंगे अभी, ठीक है, कि कौन किसको क्या बेच दिया नहीं बेचा, दैट इज नॉट आवर मतलब कंसर्न। हम लोग का करेंट कंसर्न है कि ये जो अदानी है, ये अदानी क्या करता है। ये अदानी का स्टॉक में लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो क्यों इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज आवर मेन मोटो, ठीक है, कि अदानी ऐसा क्या कर लेता है। तो ये गौतम अदानी है, ये रिसेंट ट्रेंड में इंडिया का नहीं, मतलब वन ऑफ द वर्ल्ड्स मतलब फास्टेस्ट ग्रोइंग रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, ठीक है। मतलब वन ऑफ दी, नॉट दी सबसे बड़ा, बट वन ऑफ दी। इसका करेंट नेट वर्थ है सर 8040 करोड़ का, ठीक है। और ये अभी वर्ल्ड टॉप रिचेस्ट पर्सन के अंदर भी इनका काउंटिंग आ जाता है सर। करेंटली 59 ईयर्स एज है। अब सवाल ये उठता है कि ये गौतम अदानी जो है ये क्या करता है। ऐसे इसका तो बहुत सारा बिजनेस है, अगर आपको मैं स्टॉक मार्केट में बताऊं, जस्ट मैं यहाँ विजिट करता हूँ और आपको अलग अलग कंपनीज अगर दिखाऊं, जैसे मुझे अदानी पोर्ट का शेयर आपको दिखाता हूँ। अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, मतलब जिसके बारे में अभी मैं चर्चा करूंगा उसका शेयर, ठीक है। ये बेसिकली पोर्ट बिल्ड करते हैं और स्पेशल इकोनॉमिक जोन के थ्रू से एक्सपोर्ट इंप्रूव करता है भारत का। ऐसे आप सबको पता है सर कि एक्सपोर्ट इंप्रूव करने से कंट्री का क्या बढ़ता है सर। जिस कंट्री का एक्सपोर्टिंग हाई है उस कंट्री का क्या ज्यादा होता है, जिस कंट्री का एक्सपोर्ट हाई है उस कंट्री का क्या ज्यादा होता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। आई होप यू अंडरस्टैंड सर। सर व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व? सर आप डॉलर में अगर कमाओगे ना, दैट्स बिकॉज डॉलर का वैल्यू रुपी से ज्यादा है, तो अगर आपका अर्निंग डॉलर से होगा तो आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा। और अगर आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा तो आप बेसिकली पैसा वाला बनोगे, मतलब आपका कंट्री का फाइनेंशियल कंडीशंस डे बाय डे और इंप्रूव होते जाएगा। जैसे चाइना को देखो ना, चाइना इतना डॉलर में बिजनेस किया, इतना एक्सपोर्ट किया कि आज चाइना वर्ल्ड में वेल्दीएस्ट कंट्री बना। मैं किसी क्लास में लास्ट दिन मोस्ट प्रोबेबली बता रहा था। तो इंडिया के पास भी मौका है सर कि भारत भी एक्सपोर्ट में वर्ल्ड में लीड कर सकता है। करेंटली इंडिया का एक्सपोर्ट सिनेरियो अच्छा नहीं है, हम लोग इंपोर्ट करने में माहिर है। बट हाँ, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि रिसेंट ट्रेंड में इंडिया एक्सपोर्ट में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट लाया है, तो इट्स अ गुड साइन। और उसमें अदानी एक बहुत बड़ा खेल है सर। मतलब इंडिया का एक्सपोर्ट जर्नी में अदानी एक बहुत बड़ा प्लेयर है। इनके कारण इंडिया का एक्सपोर्ट सिनेरियो में बहुत बदलाव आया है और आ रहा है। सर क्या बात करते हो? हाँ सर, नॉट अ जोक। मैं जोक तो नहीं करूंगा ना आप लोगों के साथ। जैसे अगर मैं ये क्या बात कर रहा हूँ, इंडियन इकोनॉमी का एक छोटा सा स्टोरी आपको दिखाऊं कि अरे क्या खोल गया रे, रुको रुको। इंडियन इकोनॉमी के बारे में अगर मैं थोड़ा सा बात करूं आपसे,
इंडिया का एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिनेरियो एक बार आपको दिखाता हूँ, पहले भी दिखाया शायद किसी क्लास में, एक बार फिर से बता रहा हूँ आपको। इकोनॉमी ऑफ इंडिया दिख रहा है तो बताना सर। इसमें इंडिया का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का सिनेरियो देखना आप लोग, बस और कुछ नहीं। बहुत सारी चीजें हैं बोलने के लिए, दूसरा इकोनॉमिक्स क्लास में बात करता हूं मैं। जस्ट लुक हियर, एक्सपोर्ट सिनेरियो ऑफ इंडिया दिखाई दे रहा है क्या? हेलो, वो दिख रहा है? Yes, sir. 101.89. हाँ, 101.89 बिलियन, ये लेटेस्ट क्वार्टर का डेटा है कि इंडिया एक्सपोर्ट कितना किया क्वार्टर 3 में 2021-22 में 101.89 बिलियन का एक्सपोर्ट किया। और इंडिया ने इंपोर्ट कितना किया लेटेस्ट में, उसका डेटा यहाँ पर है नहीं, बट हाँ अगर आप 1920 में इंडिया का एक्सपोर्ट देखते हो, 1920 के ओवरऑल एक्सपोर्ट देखते हो, दैट इज 313 बिलियन का, ठीक है। और एक्सपोर्ट 313 बिलियन का, अच्छा ये रेड है मतलब नीचे आ रहा है, मतलब उतना एक्सपोर्ट नहीं किए, ठीक है, मतलब थोड़ा कम है। और ये देखो 474 बिलियन का इंपोर्ट कर लिए। इंपोर्ट करना मतलब दूसरे कंट्री से प्रोडक्ट लाना, ठीक है, बेसिकली परचेस करना। और एक्सपोर्ट करना मतलब बेसिकली बाहर सेल करना। तो हमारा सेल देखो फॉरेन कंट्रीज को 313 बिलियन का, दैट इज 1920 का डेटा है। और हम लोग बाहर से दूसरे कंट्रीज से खरीदारी करते हैं 474 बिलियन का। सर कितना डिफरेंस हो गया, जल्दी बोलो, कितना डिफरेंस हो गया? 474 माइनस 313, कितना डिफरेंस रे, बोलो ना। 474 माइनस 313 161, मतलब ऑलमोस्ट 161 बिलियन का क्या है ये एक तरह का लॉस है, इट्स अ टाइप ऑफ घाटा, ठीक है। मतलब है ना, ये इसमें क्या होता है कि कंट्री के ऊपर प्रेशर आ जाता है और ये प्रेशर अल्टीमेटली पब्लिक पे ट्रांसफर हो जाता है। 474 और 313 ये आप इंपोर्ट कर रहे हो, और ये आप, सॉरी गलत बोल दिया क्या? यस, उल्टा हो, ये उल्टा होता ना अच्छा होता सर, उल्टा जिस दिन हो जाए अच्छा रहेगा। 313 बिलियन का एक्सपोर्ट, ये सब बिलियन डेटा है, बिलियन डॉलर का, और ये इंपोर्ट है। मतलब ऑलमोस्ट 160 बिलियन के आसपास, 161 बिलियन का आसपास का आपको क्या चल रहा है, घाटा चल रहा है। बट इसको ठीक करना है सर, ये नहीं तो क्या बन जा रहा है ना, इंडिया एक सब्सिडाइज्ड इकोनॉमी बन जा रहा है। सब्सिडाइज्ड इकोनॉमी मतलब हम लोग जो सरकार को, गवर्नमेंट को जो टैक्स देते हैं ना, जो भी गवर्नमेंट अर्न करता है उस अर्निंग के बेसिस में, मतलब टैक्स का जो भी अर्निंग गवर्नमेंट के पास पहुंचता है या फिर व्हाटएवर गवर्नमेंट का जो भी अर्निंग है, वो अर्निंग का पैसा सब्सिडी देते देते, लॉस मैनेज करते करते निकल जाता है। ऐसा इकोनॉमी हम कभी नहीं चाहते, ठीक है। तो ये जो कंट्री का जो ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशंस है, इसको ठीक करने के लिए ये सब प्राइवेट प्लेयर्स, ठीक है, इनका एंटरप्रेन्योरशिप दिमाग, इनका जो एंटरप्रेन्योर मतलब रिस्क टेकिंग पावर, ठीक है, बहुत हेल्प कर रहा है करंट इंडियन सिस्टम को, ठीक है। इस पे आपको जबरदस्त रिसर्च करना चाहिए। अगर आप रिसर्च करोगे तो आपको समझ में आएगा कि इंडिया को अपने पैरों में बहुत अच्छे से खड़ा होना है। ये जो मतलब थोड़ा मतलब ऐसा नहीं हो जाए कि भाई कोई अगर हमें अटैक कर दिया तो हम लड़खड़ा जाए, ठीक है। मतलब इंडिया के लिए ना, जैसे भी चाइना के साथ जो वार के बारे में बहुत लोग, हम लोग फेसबुक व्हाट्सएप में लिख देते हैं, नहीं नहीं इंडिया क्यों पीछे भाग रहा है, इंडिया को लड़ लेना चाहिए। बट सच बताओ ना सर, इंडिया के लिए लड़ाई लड़ना बहुत खतरनाक है। क्यों जानते हो? बिकॉज इंडिया अभी भी चाइना नहीं बना है। इंडिया यूएस तो है ही नहीं सर, यूएस का बात अलग है, उसका पॉपुलेशन प्रेशर भी कम है, बट चाइना 150 करोड़ की है। बट चाइना का जो ओवरऑल कंट्रोलिंग है वो इंडिया से काफी बेहतर है, पर कैपिटा इनकम वगैरह एवरीथिंग। तो इंडिया के लिए वो सिचुएशन नहीं है, इसीलिए हम लोग अभी उतना भी स्ट्रांग नहीं बने कि थोड़ा सा अगर कोई बड़ा सा कुछ हो जाए ना तो हम लोग फिर से लड़खड़ा जाएंगे। जैसे कोविड-19 ने इंडिया को मुश्किल में डाल दिया, कोविड-19 इंडिया को मुश्किल में डाल दिया। कितना दिन बिठा बिठा के खिला सकते हैं किसी को, मुश्किल है इंडिया के लिए। बट अगर कोई डेवलप नेशन है तो वो कर सकता है। तो ये सब प्राइवेट प्लेयर्स रिसेंट लेवल में, रिसेंट मतलब आज नहीं सर, अदानी का बिजनेस के बारे में मैं थोड़ा बात करता हूँ आपसे। ये 1998 में चालू किया है सर। ओनरशिप है अदानी ग्रुप के नाम पे, हेडक्वार्टर है अहमदाबाद का। ऐसे देखो गुजराती लोगों के खून में बिजनेस होते हैं, मारवाड़ीज एंड गुजरातीज, दे आर नोन फॉर बिजनेस एबिलिटीज, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है,
ठीक है, देयर इज नो सेकंड ओपिनियन। गुजराती ऑल ओवर द वर्ल्ड बिजनेस करता है, और मारवाड़ीज के बारे में तो एक बहुत बड़ा कहावत है सर कि जहां ना जाए बैलगाड़ी वहां जाए मारवाड़ी, सीरियसली, ठीक है। तो ये जो इनका बिजनेस ताकत है ना, ये इंडियंस के अंदर स्प्रेड होना चाहिए, दैट इज माय पर्सनल ओपिनियन, कि सबके अंदर बिजनेस वाला दिमाग, एंटरप्रेन्योर वाला रिस्क टेकिंग पावर होना बहुत जरूरी है, और ये सीखना चाहिए जिनके पास है नहीं, ठीक है। जैसे बंगाली से लोग क्या सीख सकते हैं, बंगाली से लोग ऐसे, मतलब जो बंगालीज का जो एक है, जो मुझे पता है एज ए बंगाली, कि बंगालीज का भद्रता, मतलब लोग जेंटल, ठीक है, मतलब देखने में जेंटल है, एडुकेटेड होते हैं, ये चीज बाकी लोगों को भी होना चाहिए। तो एक मिक्सअप होना चाहिए कि जिसके अंदर जो अच्छाई है, खूबियां है, वो सीखने के लिए एक लेन देन होना बहुत जरूरी है। व्हाटएवर, चलो सर। तो हेडक्वार्टर हो गया अहमदाबाद, गुजरात, इंडिया। अच्छा, प्रेजेंट हेड कौन है? गौतम भाई शांतिलाल अदानी, चेयरमैन एंड एमडी। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? करण गौतम भाई अदानी। ये तो मैं आप लोगों को लास्ट वीक एनुअल रिपोर्ट से भी दिखाया था। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन है? दीपक महेश्वरी। नॉर्मली चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर सीएमए जो होते हैं ना सर, वो नॉर्मली होते हैं। इवन करंट कंपनी सेक्रेटरीज कौन है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाया था लास्ट वीक अदानी के रिपोर्ट में। फिर से बोलेंगे तो फिर से दिखा दूंगा। अच्छा, लेकिन सर मैं इसलिए नहीं, आज का अदानी का क्लास इसलिए नहीं है, आज आपको मैं कुछ बिजनेस के बारे में डिटेल्स बताना चाहता हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत नॉलेजेबल पॉइंट है सब। और अच्छा, ये सब डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है जनरल नॉलेज के लिए, हाँ सर, ध्यान रखिएगा। जनरल नॉलेज है, कॉमर्शियल नॉलेज है, एकदम इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कंपनी इंट्रोडक्शन देखिए, APSEZ, ठीक है, मतलब अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन represent a large network of ports with India's largest SEZ at मुंद्रा। कहां पर है इनका पोर्ट? सबसे बड़ा पोर्ट है इनका मुंद्रा में। मुंद्रा कहां है? गुजरात में, ठीक है। मुंद्रा पोर्ट भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है करेंटली। APSEZ port business in integral to its logistic business and is the India's largest private port operator with presence across 10 locations। पोर्ट्स एंड टर्मिनल्स की अगर मैं बात करूं, लेकिन और मतलब और इंक्रीजिंग भी है सर, मतलब नॉट जस्ट कि 10 लोकेशंस, इतना इंक्रीजिंग है जो किताब में नहीं दे पाया अभी। मैं आपको करंट डेटा दिखाता हूं, ठीक है। पोर्ट्स एंड टर्मिनल्स में APSEZ ऑपरेट्स पोर्ट्स इन मुंद्रा, दहेज, हाजिरा, धामरा, कट्टुपल्ली, टर्मिनल्स इन मारमागांव, ठीक है, विशाखापत्तनम, टूना टेकरा, इन्नोर, कंटेनर टर्मिनल एंड विजनिज्म पोर्ट आर अंडर कंस्ट्रक्शन। इतना सारा पोर्ट वो बना रहा है ताकि इंडिया इंटरनेशनल बिजनेस में अपना सबसे बड़ा मतलब लीडरशिप रख पाए। सिंपल बात है, ठीक है। नॉट जस्ट कि चाइना, ठीक है, नॉट जस्ट यूएस, इंडिया भी है, भूलना नहीं है भारत को। इंडस्ट्रियल लैंड, इसमें इसका ACZ है, DTA है एंड FTWZ है। क्या है सर ये सब चीजें? चलो बात करते हैं। व्हाट इज ACZ, व्हाट इज DTA एंड व्हाट इज FTWZ, ठीक है, चलो देखते हैं। ACZ का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, is a specifically defined area set up by the government where special benefits मिलता है। मतलब जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है ना सर, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन को इसीलिए बनाया जाता है ताकि वहां पर कंपनी बिल्ड हो सके और उनको कंपनीज को ना कुछ बेनिफिट मिले। क्या मिले सर? कंपनी को बेनिफिट मिले, जैसे कि टैक्स हॉलीडेज। टैक्स हॉलीडेज क्या है, कोई बता सकते हैं मुझे? अरे, टैक्स हॉलीडे का मतलब कोई बता सकते हो? अरे हॉलीडे मतलब क्या? छुट्टी। आपको टैक्स का छुट्टी मिलेगा, कितना दिन तक? रूल्स है, टैक्स में पढ़ा जाएगा जब आप लोग इनकम टैक्स पढ़ने आओगे ना सर, इंटरमीडिएट लेवल में, ठीक है, या फिर फाइनल लेवल में तो पढ़ोगे ही, इंटरमीडिएट में बहुत डिटेल्स में पढ़ोगे। मतलब टैक्स हॉलीडेज के बारे में वहां पर आपको सिखाया जाएगा। क्या है? सिंपल है सर, आपको टैक्स में छूट मिलेगा 5 साल तक, पहला 5 साल, फिर नेक्स्ट 5 साल में भी कुछ स्पेशल कंडीशंस के साथ। तो अगर कंपनी बिजनेस करने आता है तो उसको टैक्स में मतलब थोड़ा छुट्टी दे दो। फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करो, वाटर फॉर इंडस्ट्रीज, ठीक है, चीप लीज रेंटल, सस्ता में रेंट दे दो, और ऑफर्ड टू अट्रैक्ट बिजनेस ओनर्स। सर इसमें क्या होगा? एंटरप्रेन्योरशिप का या बिजनेस ओनर्स को अट्रैक्शन मिलता है, वो आएगा, बिजनेस करेगा, एक्सपोर्ट करेगा, देश का फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, फॉरेन एक्सचेंज से उनको पैसा आएगा, बिकॉज एक्सपोर्टिंग इंप्रूव करेगा। दिस हेल्प टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट एंड ओवरऑल GDP ऑफ द कंट्री। सिमिलरली DTA इज अ डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, मतलब जहां पर टैक्स लेके बिजनेस किया जाता है। द एरिया विच इज नॉट SEZ इज कॉल्ड DTA, मतलब जहां पर टैक्स जोन, बेसिकली जो नॉर्मल हब होता है ना, जो नॉर्मल बिजनेस एरिया होता है जहां पर टैक्स फ्री नहीं है, ठीक है, सब कुछ
पैसा देके करना पड़ेगा। DTA, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, बिजनेस कर सकते हो, बिजनेस जोन है, बट नॉट अ SEZ. And there is another concept is FTWZ. Sir, what is FTWZ? It's a free trade and warehousing zone. मतलब आप वहां पर ट्रेड करो, वेयरहाउस करो, मतलब गोडाउन बनाओ, बट दैट्स अ फ्री एरिया। आप फ्री भी कर सकते हो, आपको कोई पैसा देने का जरूरत नहीं है, इट्स अ फ्री, बट हाँ विद सम कंडीशन। इट्स सिमिलर टू SEZ. In FTWZ, warehousing business are given benefits to set up supply chain business. मतलब FTWZ में प्रोडक्ट रख के, सामान रख के आप अपना प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट चेन या सप्लाई चेन मैनेजमेंट को मतलब कंट्रोल कर सकते हो। देयर इज अ MBA पढ़ाई होता है सर एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है। मतलब इतना वाइटल पॉइंट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये जो फ्लिपकार्ट, Amazon, जो भी कंपनीज ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, इनका सबसे बड़ा खेल यही होता है सर, सप्लाई चेन मेंटेन करना। ये कोई मतलब मजाक नहीं है, सप्लाई चेन इज नॉट अ जोक, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको एक वेयर हाउस चाहिए, वेयर हाउस से प्रोडक्ट को डिफरेंट एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसके लिए FTWZ क्या करना पड़ता है, FTWZ बिल्ड करना पड़ता है। तो सर ये सब काम करता है अदानी। कुछ समझ में आ रहा है आपको? हेलो सर, अरे बताइएगा आप लोग थोड़ा सा, हाँ ना, जो भी हो, जस्ट कंफर्म मी, समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. अब देखो सर, मैं आपको थोड़ा सा SEZ के लिस्ट पे लेके चलता हूँ। SEZ लिस्ट, अगर आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में जानना है तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में जा सकते हो। वहां पर जाके आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन इंडिया में सर्च करोगे ना, तो आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन का डेटा मिल जाएगा, ठीक है। वहां पर करेंटली इंडिया में कहाँ कहाँ क्या स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, कौन से एरिया में क्या है, आपको उसका पूरा, जैसे अगर हमें वेस्ट बंगाल में बताओ तो देयर इज अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन फॉल्टा इज नियर डायमंड हार्बर, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर कांदला में देखोगे, कोचीन में देखोगे, मद्रास में देखोगे, विशाखापट्टनम में देखोगे, दिस इज द फॉल्टा स्पेशल इकोनॉमिक जोन, दैट इज इन कोलकाता, नियर कोलकाता, दिस डायमंड हार्बर एरिया, ठीक है। अगर आप इमेज भी देखोगे तो आपको इमेज भी दिख जाएगा। बट इफ यू वांट टू नो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री, बिकॉज स्पेशल इकोनॉमिक जोन में न्यू बिजनेस बिल्ड होने का संभावना बढ़ते जाता है, ठीक है। न्यू बिजनेस को बिल्ड होने का जगह बनता जाता है, ठीक है। ये देखो, इसका फॉल्टा स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसका हेडक्वार्टर इज निजाम पैलेस कोलकाता, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इसके थ्रू से कोई अगर फैक्ट्री लगाना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना चाहता है, या फिर प्रोडक्ट असेंबल करके एक्सपोर्ट करना चाहता है, तो उनको मौका दिया जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से, और ये SEZ को डेवलप करने में आपको, या फिर हाउ टू अप्लाई सेटिंग अप ऑफ SEZ, और इसको डेवलप, ये सब जो भी डिटेल्स है, इसको करने में अदानी का एक बहुत बड़ा रोल प्ले है सर, बहुत बड़ा, ठीक है। अदानी यही काम के लिए, मतलब अदानी का कौन सा है, अदानी का बहुत सारा बिजनेस है, उनमें ये जो अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, वो इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। समझ में आ रहा है ना सर? ये इसका वन ऑफ द बिग बिजनेस है, अदानी AP SEZ, ठीक है। ये जो पूरा स्पेशल अभी बात कर रही है, अदानी AP SEZ पे बात कर रहा है, ठीक है। ये बिजनेस में बड़ा माहिर है, और ये भारत का फ्यूचर है सर। रिसेंटली भारत का एक्सपोर्ट में जो इंप्रूवमेंट दिख रहा है ना, रिसेंट इंडिया का जो एक्सपोर्ट इंप्रूवमेंट दिख रहा है, इसमें इंडिया एक बहुत बड़ा कारनामा हासिल किया है। इंडिया रिसेंटली फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में रशिया को पीछे छोड़ दिया, पता है आप लोगों को? देखो सर, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कब बढ़ता है, सब कनेक्टेड पॉइंट्स है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, दिस इज अ फॉरेन रिजर्व का एरिया, ठीक है। ये विकिपीडिया सोर्स यूज कर रहा हूं मैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व किसी भी कंट्री का, मतलब कौन, जैसे हम लोग पहले जमाने में क्या करते थे कि किसके पास कितना गोल्ड है, गोल्ड आज भी वाइटल है, बट आज के डेट में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व उससे भी वाइटल माना जाता है, कि अगर किसी कंट्री के पास ज्यादा फॉरेन रिजर्व है, वो ज्यादा रिच बनता है, ठीक है। तो अगर मैं इस पे क्लिक करूं, जस्ट मैंने क्लिक किया, दिस इज लिस्ट ऑफ कंट्रीज बाय फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इसमें एक पॉजिटिव फीलिंग क्या है, इंडिया काफी बेहतर कर रहा है, ठीक है। बट हाँ, अगर कंपेयर करें चाइना के साथ तो आसपास नहीं है हम, बट अगर वर्ल्ड वाइज देखें तो इंडिया सीरियसली इंप्रूव कर रहा है, और इसमें अदानी का बहुत बड़ा रोल प्ले है, ठीक है। डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो बहुत कुछ कर रहा है। चाइना का देखो सर, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, चाइना का फॉरेन रिजर्व है US डॉलर में कितना है सर, 33,92,229 मिलियन डॉलर, ओके। हर मंथ और वीक में चेंजेस होता रहता है। चाइना का लास्ट मंथ में और वीक में 19,213 मिलियन डॉलर का चेंजेस हुआ है। दिस इज द वीकली और मंथली चेंजेस, और वो भी पॉजिटिव चेंजेस, मतलब ग्रो किया है, ठीक है। उसमें अगर इंडिया को देखो,
सर लेटेस्ट डेटा ऑन 12 नवंबर, मतलब इसी मंथ का डेटा है सर, ठीक है, इसी मंथ का डेटा है इंडिया का 12 नवंबर का। इंडिया का 1145 में लो हुआ है, मतलब इंडिया का एक्सपोर्ट कहीं ना कहीं इस मंथ में कम हुआ है। अक्टूबर मंथ में इंडिया का एक्सपोर्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ है सर, मतलब बेसिकली डिक्रीज हुआ है, ठीक है। लेकिन इंडिया का डेटा कितना है, 6,40,874 मिलियन यूएस डॉलर, बट इससे बहुत ज्यादा हो गया सर स्विट्जरलैंड 10 लाख, ओके 10 लाख मिलियन डॉलर। जापान छोटा सा पिद्दा सा कंट्री है 14 लाख मिलियन डॉलर। चाइना सुपर डुपर मतलब हिट सर 33 मिलियन डॉलर। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हेलो क्या रे, कुछ दिखाई दे रहा है कि नहीं? जो डेटा मैं शो कर रहा है आप लोगों से, क्या ये शो हो रहा है आप लोगों को? किसी का आवाज मुझे नहीं मिल रहा है, कनेक्टेड होगी नहीं? यस सर। ओके सर, हाँ सर। Yes, sir. तो ये एक अच्छा बात है कि सर इंडिया का 4th पोजीशन पे आना, और ये कोई गवर्नमेंट का अकेला का काम नहीं है, ये गवर्नमेंट का अकेला का काम नहीं है सर, इसमें जो प्राइवेट प्लेयर्स है ना, इसका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा। बिकॉज आप लोग जानते हो कि इंडिया में गवर्नमेंट और मतलब सेक्टर्स कैसे इंप्रूवमेंट करता है, ठीक है। तो इंडिया में जो प्राइवेट प्लेयर और गवर्नमेंट के साथ जो टाई अप चल रहा है ना, इट्स मतलब ये नीड ऑफ द आवर है सर, बहुत जरूरी है, और तभी हो पा रहा है, नहीं तो हम लोग और पीछे चले जाएंगे, और पीछे। मतलब जो इंप्रूवमेंट दिख रहा है 135 करोड़ आबादी के लिए, इसके लिए एक बहुत बड़ा जरूरत है। मैं कैपिटलिज्म को बहुत ज्यादा फेवर मेंटली नहीं करता, बट कोई उपाय नहीं है करेंटली जो इंडिया का सिचुएशन है, इसमें और कोई उपाय नहीं है। कम से कम अपने देश आगे बढ़े, ये जरूरी है, बहुत जरूरी है। और इसमें इंडिया को अपने मतलब सेल्फ डिपेंडेंसी बढ़ाने के लिए ये सब बहुत जरूरी है। तो ये फॉरेक्स रिजर्व इवन रशिया को सरपास कर गया। रशिया जैसे इतना बड़ा कंट्री जिसका पॉपुलेशन प्रेशर भी नहीं है उतना। इंडिया का प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना सर, इंडिया का पॉपुलेशन प्रेशर एक बहुत बड़ा प्रेशर है, जो बाकी दूसरे कंट्रीज को इतना झेलना नहीं पड़ता, एक्सेप्ट चाइना। चाइना का भी एक हेल्प है सर, ठीक, चाइना का जो ओवरऑल साइज है ना, वो थोड़ा छोटा मतलब बड़ा है इंडिया से, ठीक है। ये चाइना का साइज डबल है, ऑलमोस्ट डबल है इंडिया से, तो ये चाइना के लिए थोड़ा सा हेल्प हो जाता है। बट ठीक है सर, जिसका जो है और जो अपने आप को जिस तरह का रखा है, वो उसका बेनिफिट तो उसको मिलेगा। अगर हम लोग पास्ट में खराब काम करेंगे या फिर हमारा पूर्वज खराब कुछ करेगा, तो उसका फल तो हमें भुगतना पड़ेगा। मतलब इसमें सर पे हाथ रख के हाय हाय करके कोई फायदा नहीं है, बल्कि जो भी सिचुएशंस है उसको कंट्रोल करके आगे बढ़ने का ही नाम है जिंदगी, ठीक है। मतलब पीछे अगर कुछ गलती हो गया तो गलती से अफसोस करके, ठीक है, अपने आप को दोष देके, किसी को और को दोष देके कोई फायदा नहीं है। करेंटली व्हाट एवर बी दी सिचुएशंस, वी नीड टू मूव फॉरवर्ड एंड वी नीड टू एक्सेप्ट दी ओल्ड मतलब गलती, और उसके बाद आगे बढ़ते चलो, ठीक है। गलती सुधारते चलो और आगे बढ़ते चलो। और इसमें ये कंपनीज वगैरह जो भी हैं, ये किस तरह से हेल्प कर रहा है, वो भी आप लोगों को फोकस में रहना चाहिए। और एज ए चार्टर्ड, एज ए सीएस, आप लोगों का भी बहुत रोल प्ले होता है। आप जानते हो कि कंपनी में आप लोगों का क्या काम है। अच्छा, तो इवन बिजनेस न्यूज में भी एपीएससीजेड बहुत दिन तक रहा है, ठीक है। एपीएससीजेड रैंक्ड 1489th on Forbes World Largest Public Corporation List 2021. In March 2019, Adani Port and Special Economic Zone, India's largest private port operator, recorded cargo movement more than 200 million metric tons. 200 मिलियन मेट्रिक टन का कार्गो मतलब माल सामान इधर उधर किया है। इट बिकेम द इंडियाज फर्स्ट पोर्ट ऑपरेटर टू अचीव दिस माइलस्टोन एंड 5th इन द वर्ल्ड। इंडिया का पहला, वर्ल्ड का 5 नंबर। मजाक नहीं है, ठीक है। तो जब जब हम लोग किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, वी नीड टू एनालाइज ना इन दिस वे, अरे कि क्यों इन्वेस्ट करे, व्हाई वी शुड इन्वेस्ट अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। जैसे कुछ दिन पहले ऐसा एक हुआ था सिचुएशन, आई थिंक इसको पता होगा, स्नेहाशीष अगर है, क्योंकि स्नेहाशीष स्टॉक मार्केट के साथ कनेक्टेड है। सुजीता में भी नो, सुजीता भी कनेक्टेड होते हैं। तो ये देखो सर, लास्ट कुछ दिन पहले, 6 मंथ्स नहीं हुआ, 3-4 मंथ्स होगा, अदानी का स्टॉक प्राइस चल रहा था 878 में, दिख रहा है क्या आप लोगों को? उसके बाद सेकेंड वेव स्टार्ट हुआ था, सेकेंड वेव में स्टॉक प्राइस नीचे आया था, ये तो सेकेंड वेव के कारण हुआ था। बट उसके बाद अदानी बीच में ये थोड़ा वोलेटिलिटी दिखाया, बट यहाँ पर ये ऑलमोस्ट अक्टूबर, नहीं नॉट अक्टूबर, इट्स 600 समथिंग आ गया था। तो उसमें ना कुछ एक्चुअली अदानी के बारे में ना कुछ बैड न्यूज या फिर कुछ मतलब सेबी का कुछ रूल्स रेगुलेशंस को लेके प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। तो बहुत लोग मेरे को पूछ रहा था कि सर क्या करें, हमने चुपचाप जैसा है रहने दो, ठीक है, क्योंकि ये स्टॉक फिर से अपने आप को उस जगह में लेके आ जाएगा।
लास्ट 1 ईयर में एपीएसीजेड का स्टॉक प्राइस देखो सर, 400 के नीचे 380 से 742 विद इन 1 ईयर। ये एक साल में अदानी का ग्रोथ है। 878 चला गया था, बट ये कोरोना के कारण जो वर्ल्ड वाइड बिजनेस को रोक दे दिया गया ना सर, उसके कारण ये नीचे आ गया। सर क्या बोलते हो, इस लेवल में खरीद लेना चाहिए? यस, यू कैन बाय, आप बाय कर सकते हो, बट थोड़ा देख लो वर्ल्ड वाइड क्या कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है। बट ये स्टॉक तो आगे जाने वाला स्टॉक है, इसमें तो मतलब लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, ये स्टॉक और आगे जाएगा, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। ठीक है, एक साल में ये 380 से 724 तक गया है। इसका एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इसका लोन बहुत भारी है, बट लोन भारी इसलिए है बिकॉज इसका एसेट क्लास भी बहुत भारी है। सर ये फाइनेंशियल डेटा एनालिसिस कर दे रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं, आपको समझ में आ रहा है। तो ये था अदानी रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। समझ में आया कि नहीं? अरे यस सर। जैसे मैं आपको एसीजेड पे बात कर रहा था, अगर आप जस्ट गूगल मैप में जाओगे, एसीजेड मैप, जैसे यहाँ पर भी दिखता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मैप आता है कई बार, उसमें आपको मैप में भी डिनोट कर देगा कि भाई कहाँ कहाँ एसीजेड है और इसको कैसे स्पेशली पोर्ट एरिया में बिल्ड किया जाता है। ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है, छोड़ो, बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो ये सब आप लोग खुद भी रिसर्च सर्वे कर सकते हो, है ना, खुद भी रिसर्च सर्वे आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो दैट्स जस्ट अ एग्जांपल। सिमिलरली एशियन पेंट्स के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले सकते हो, घर घर में रंग यही कंपनी बहुत बड़ा करते हैं, 1942 का कंपनीज है, हेडक्वार्टर था मुंबई इंडिया का, अभी भी है, प्रेजेंट हेड है अमित सिंगले, ठीक है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आरजे जियामुरुगन। ठीक है, आरजे जियामुरुगन। कंपनी का इंट्रोडक्शन क्या है, इसका एक स्पेशलिटी देखो एशियन पेंट्स का, रिसेंटली इस स्टॉक को लेके भी ना बहुत बातचीत चल रहा है, एशियन पेंट्स के शेयर प्राइस को लेके रिसेंटली बहुत बातचीत चल रहा है। जो लोग कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो उनके लिए स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, बिकॉज whenever you invest your precious money you have to know about the company। ठीक है, you must know about the company। ये काफी वोलाटाइल हुआ है रिसेंट ट्रेंड में। ठीक है, मतलब लास्ट 1 मंथ में अगर आप देखोगे 3100 से ये स्टॉक 3200 में गया है, मतलब 1 मंथ 5 दिन में, 1 मंथ में अगर मैं देखूं तो 32 से नीचे आ गया था और उसके बाद फिर से अपना जगह बनाया। ये 1 मंथ का है। लास्ट 1 ईयर में स्टॉक में ज्यादा कुछ हुआ नहीं है बिकॉज कोरोना में 2-3 प्रॉब्लम हुआ है पेंट कंपनीज को। क्या प्रॉब्लम हुआ है पेंट्स को? पहला बात, लोग खर्चा करना कम कर दिया है ना सर। कोरोना में लोग अपने आप को, जिंदगी को बचाएगा कि घर पे कलर करेगा? क्या बोलते हो, कोरोना में लोग जिंदगी को बचाएगा कि घर पे जिंदगी कलर बचाएगा। करेगा? जिंदगी बचाएगा, तो मतलब कलर वगैरह करना सेकेंडरी ऑप्शन हो गया था, है ना। ऊपर से रॉ मटेरियल्स जो कलर का चीज होता है ना सर, उसमें जो केमिकल्स रॉ मटेरियल्स लगता है उसका दाम बढ़ गया वर्ल्ड वाइड। ठीक है, ये एशियन पेंट्स का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये मैं रिसेंट ट्रेंड में एक फंडामेंटल एनालिसिस का ये कॉन्सेप्ट मुझे स्टॉक मार्केट क्लास में करना है, उसमें मैं एशियन पेंट्स का एक पूरा डिटेल्स एनालिसिस करने वाला हूँ, मतलब एशियन पेंट्स विद पेंट इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो मोस्ट प्रॉब्ली जो सैटरडे संडे मेरा क्लास होता है उसमें मेरे को करने का मैं प्लान किया, तो आई होप कि कल या परसों जो भी स्टॉक मार्केट क्लास होते हैं वहां पर करूंगा एशियन पेंट्स। जैसे लास्ट वीक मैंने एक कंपनीज के बारे में किया था, आईटीसी के ऊपर किया था, डीमार्ट के ऊपर किया था लास्ट रिसेंट में। सिमिलरली एशियन पेंट्स के एंड पेंट के ऊपर भी करने का एक इच्छा है। ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट इशू, बट एक्चुअली कहने का मतलब ये है कि एशियन पेंट्स या फिर पेंट इंडस्ट्रीज जो है, इनका मेन प्रॉब्लम रिसेंटली यही हुआ है, तो इसलिए लास्ट 1 ईयर में स्टॉक में आपको ग्रोथ नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो whenever you invest your money you have to know about companies, and that is why कि as a chartered accountant, as a company secretary, as a commerce students, as a MBA students, आप कोई भी हो, you have to know the business world, you have to know even as a stock market advisor, जो लोग मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जिनका जो इन्वेस्ट में सजेशन करते हैं, उन्हें पता होना चाहिए, ना कि बल्कि टीवी में कोई न्यूज चैनल वाले कोई बता दिया, ठीक है भाई एशियन पेंट में इन्वेस्ट करो तो कर देगा, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आप जानो, आप कॉमर्स स्टूडेंट्स हो, आप कॉमर्स चार्टर्ड हो, आप सीएस हो, आप सीएमए हो, आप स्टॉक मार्केट जानते हो, स्टॉक मार्केट का पढ़ाई करते हो, एनालिस्ट हो आप, तो आपको पता होना चाहिए। ये तुक्काबाजी से काम नहीं चलेगा कि भाई कंपनी क्या है, क्या करता है, कब आया है, कितना दिन से बिजनेस में है और आगे क्या कर सकता है, रिसेंट क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है कंपनीज को। मतलब एक कंपनी के बारे में जानना मतलब सिर्फ क्या कंपनीज के बारे में जानना, या फिर उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में जानना, देश के इकोनॉमी के बारे में जानना। क्या लगता है आप लोगों को?
व्हेनेवर यू रिसर्च अबाउट पर्टिकुलर कंपनी, तो क्या आपको सिर्फ उस कंपनीज के बारे में ही खबर मिलता है? जैसे अभी एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको, मैं जब अदानी के बारे में बात किया, इसमें अदानी कितना था और इंडियन इकोनॉमी कितना था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितना था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना था, वर्ल्ड इकोनॉमी कितना था, कंट्री वाइज से कंपैरिजन कितना था, या फिर सिर्फ अदानी था? जस्ट टेल मी सर। इंडियन इकोनॉमी ज्यादा था, है ना सर? तो कंपनी के बारे में जानना मतलब किसी कंपनी के प्रति बायस होना नहीं, कंपनी के बारे में जानना मतलब इकोनॉमी के फोकस करना। जो लोग स्टॉक मार्केट के बारे में समझने में दिक्कत में आ जाते हैं, उनको मैं एक ही चीज बार बार बताता रहता हूँ कि इफ यू फोकस ऑन इंडियन इकोनॉमी देन कंपनी एनालिसिस इज जस्ट अ मतलब सिंपल मैटर, मतलब बहुत टफ नहीं होगा। मैं इतना भी सिंपल नहीं बोलना चाहूंगा, ठीक है, क्योंकि जो झुंझुनवाला है या वॉरेन बफेट जैसे सोच रखते हैं ना, वो एक्चुअली इकोनॉमी को सोचते हैं। तो ऑटोमेटिकली कंपनीज आर पार्ट्स ऑफ इकोनॉमी। तो कंपनी अगर इकोनॉमी का पार्ट है, अगर इकोनॉमी का सोच अच्छे से रखते हो तो ऑटोमेटिकली कंपनी का सोच आपके लिए अच्छा हो जाएगा। तो अदानी के बारे में बात किए तो पूरा कंट्री इकोनॉमी दिमाग में चल रहा है, अभी कहाँ जा रहा है देश, क्या कर रहा है बिजनेस को बढ़ाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए, गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या फैसिलिटीज दिया जा रहा है, जिसमें ECZ, FWZ, इसमें टैक्स बेनिफिट पढ़ोगे आप लोग, टैक्स में तो इसका पूरा स्पेशल डिस्कशन होता है। ECZ के ऊपर पूरा अलग क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाता है इनकम टैक्स के अंदर। ECZ क्या है, DTA क्या है, FTWZ क्या है, तो इट्स इंटरेस्टिंग सर, अगर आप इंटरेस्ट के साथ समझते हो तो। सिमिलरली जब मैं एशियन पेंट्स में बात कर रहा हूँ, इट्स नॉट जस्ट अबाउट एशियन पेंट्स, इट्स अबाउट पेंटिंग इंडस्ट्री ऑल्सो, इट्स अबाउट पेंट इंडस्ट्रीज ऑल्सो। मतलब जो कलर का इंडस्ट्री है, कलर का मार्केट है हमारे देश में, वो क्या करता है, पेंट इंडस्ट्रीज किस तरह से अपने आप को सर्वाइव करता है, पेंट इंडस्ट्रीज किस तरह से प्रॉफिट जनरेट करता है। क्यों रिसेंटली इसका स्टॉक में परफॉर्मेंस नहीं हुआ है? बिकॉज उसका बिजनेस में परफॉर्मेंस नहीं हुआ है। मैं क्यों बोलता रहता हूँ कि आप लोगों की इकोनॉमी का मिरर है स्टॉक मार्केट, बिकॉज देखो मार्केट को सब पता होता है, मार्केट नोज एवरीथिंग। इसलिए कहावत है स्टॉक मार्केट टेक्निकल एनालिसिस में कि मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग, बट वट एवर मार्केट कैन सी इन द फ्यूचर, फ्यूचर में मार्केट को जो भी दिखता है उसका असर उसको स्टॉक प्राइस में दिखता है। जैसे जब मैंने आपको अदानी दिखाया, ठीक है, जब मैंने आपको अदानी पोर्ट दिखाया, ठीक है, तो तब बेसिकली आपको कंपनीज का जो 1 ईयर का डेटा मैं दिखा रहा हूँ, कंपनीज के मतलब इंडिया का जो ग्रोथ है वो एक्चुअली 1 ईयर में ये शो कर रहा है। 5 साल में देखोगे तो और अच्छा, 300 से कंपनी का स्टॉक यहाँ से यहाँ तक पहुंचा है। तो ये कंपनी के फ्यूचर के बारे में, देश के फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन है जो मार्केट कर लेता है। सिमिलरली जब बात मैं एशियन पेंट्स का कर रहा हूँ, तब मैं एशियन पेंट्स का बात कर रहा हूँ, तो लास्ट 1 ईयर या 5 ईयर्स का डेटा अगर आप चेक करोगे तो 5 साल पहले अगर आप देखो तो एशियन पेंट्स 1000 का था, वहां से 3000 का आया है। तो 5 ईयर्स, 5 साल में स्टॉक में 240% रिटर्न जनरेट किया, ठीक है। तो 5 साल में देश का रियल एस्टेट, देश का कलर का यूज, ठीक है, बहुत इंप्रूव किया है। तो जितना रियल एस्टेट इंप्रूव किया है, पेंटिंग इंडस्ट्री तो उसके ऊपर डिपेंडेंट इंडस्ट्री है, तो वो भी इंप्रूव करेगा। लोगों के पास पैसा आया, लोगों ने घर बनाया, है ना, लोगों ने फ्लैट खरीदा, लोगों ने कलर यूज किया, ठीक है। ये इंडस्ट्रियल कलर भी बनाते हैं, साथ में ये आपका मतलब डोमेस्टिक कलर भी बनाते हैं, हर तरह का। इसका प्रोडक्ट लाइन एक बार देख लेते हैं। कंपनी का एशियन पेंट्स ऑपरेट्स इन 16 कंट्रीज, 16 कंट्रीज में दुनिया में इसका बिजनेस है। इट हैज 26 पेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन द वर्ल्ड which serve consumers in over 65 countries, not just in India, पूरा वर्ल्ड वाइड 65 कंट्रीज में इनका कंज्यूमर्स है। इट मैन्युफैक्चर्स ए वाइड रेंज ऑफ पेंट्स फॉर डेकोरेटिव एंड इंडस्ट्रियल यूज, मैं बोला ना, डेकोरेशंस के लिए भी, इंडस्ट्रियल यूज के लिए भी। इट रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डिविजन हैज ओवर 200 हाईली क्वालिफाइड साइंटिस्ट फॉर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। इट इज इंडियाज लीडिंग एंड एशियाज 4th लार्जेस्ट पेंट कंपनी। टुडे इट इज डबल द साइज ऑफ एनी अदर पेंट कंपनी इन इंडिया। भारत में जितना पेंट कंपनीज हैं उन सभी कंपनी से ये साइज में डबल है। मतलब इनका कोई कॉम्पिटिटर ऐसा है नहीं, मतलब बार्जर, रंगोली, बहुत कुछ आप नाम जानते हो, सब कुछ इनसे एक मतलब हाफ है, हाफ, ठीक है। द नियरेस्ट राइवल्स ऑफ कंपीटिंग फर्म्स आर एशियन पेंट्स लिमिटेड इज कंसाई नेरोलैक, जिसको आप नेरोलैक्स के नाम से जानते हो, ठीक है, शालीमार पेंट्स, जेनसन एंड निकोलस इंडिया एंड बार्जर पेंट्स लिमिटेड। ये कुछ कंपनीज जो इनके नियर कॉम्पिटिटर है, बट नॉट एग्जैक्ट कॉम्पिटिटर बाय साइज, ठीक है। एशियन पेंट्स का फिलोसॉफी क्या है?
Asian Paints aims to become one of the top 5 decorative coating companies worldwide by leveraging its expertise in the higher growth emerging markets. Simultaneously, the company intends to build long-term value in the industrial coating business through alliances with established global partner. मतलब इनका फिलोसॉफी से आपको क्या पता चलेगा कि क्या एशियन पेंट्स का स्टॉक प्राइस में फिर से मूवमेंट आने वाला है। करेंटली स्टॉक प्राइस चल रहा है कुछ समथिंग लाइक 3200। तो क्या लगता है कि ये फिर से ग्रोथ करेगा? यस, मैं आपको बोलता हूँ ये फिर से ग्रोथ करेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा अभी मार्केट में सेल चल रहा है इसका। ठीक है, थोड़ा सा मार्केट लास्ट 2 दिन में मार्केट थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग किया है। ठीक है, इसलिए आपको ये वाला डाउनफॉल दिखा, बट आप विश्वास करो 1 साल बाद देखना एशियन पेंट्स और इम्प्रूव किया है। अगर किसी भी तरह का इकोनॉमी डाउनफॉल नहीं होता है, तो किसी भी तरह का कोरोना नहीं आता है, तो एशियन पेंट्स फिर से यहाँ से 4000 की तरफ, एटलीस्ट 3500 की तरफ तो मूव करेगा ही करेगा। ठीक है, तो ये कंपनीज के बारे में एक सिंपल सोच है सर, सिंपल सोच। ठीक है, ओके, समझ आ रहा है कि नहीं? कंपनी के बैकग्राउंड चेक करके आप कंपनीज के बारे में सोच सकते हो इस तरह से। हेलो, बताओ सर, थोड़ा तो बताओ। एशियन पेंट्स 1536 रैंक किया था फोर्ब्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशंस में 2021 में, 1500 के लिस्ट में आया था सर। ये रहा एक्सिस बैंक। हाँ सर, एक्सिस बैंक के बारे में कौन नहीं जानता, सभी कोई जानते हो। कैसे बना है एक्सिस बैंक? एक्सिस बैंक क्या रातों रात आ गया? नहीं सर, 1993 में इनकॉर्पोरेट हुआ, मुंबई में हुआ, महाराष्ट्र में। मिस्टर अमिताभ चौधरी करंट एमडी एंड सीईओ हैं। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर पुनीत शर्मा है करेंटली। नॉर्मली चार्टर्ड या सीएमए टाइप में कोई होते हैं सर। Sir, Axis Bank is one of the first new generation private sector banks to have begun operation in 1994. First is one of the first, HDFC ICICI के साथ। ठीक है, the bank was promoted in 1993 jointly by specified undertaking of Unit Trust of India। ठीक है, गवर्नमेंट का जो था, ठीक है, स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑन यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया उसका पार्ट था, देन नोन एज यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तब पता था उसका, तब उसका नाम था यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। एंड लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड जनरल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इनका सब जॉइंट वेंचर था ये। ठीक है, जॉइंटली। ठीक है, उसके साथ न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी एंड यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। The shareholdings of Unit Trust of India was subsequently transferred to SUUTI, that is specified undertakings of Unit Trust of India, an entity established in 2003. Axis Bank is the third largest private sector bank in India after HDFC and ICICI. The bank offers the entire spectrum of financial service to customer segment covering large and mid corporates, micro, small and medium enterprise, agriculture and retail business. The overseas operations, foreign में भी इनका ब्रांच है। इंटरनेशनल ऑफिसेस ऑफ ब्रांचेस आर सिंगापुर, हांगकांग, दुबई। ठीक है, कोलंबो, संघाई। रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है ढाका में है, दुबई में है, आबू धाबी में है, शारजा में है। समझ में आ रहा है सर एक्सिस बैंक कितना बड़ा है? देखो, कहाँ चला गया? यस, एक्सिस बैंक कितना बड़ा समझ में आ रहा है सर? अभी दिखा रहा हूँ मैं आपको, एक्सिस का शेयर भी दिखा रहा हूँ। इसका फिलोसॉफी देखो, to be preferred financial solutions provider excelling customer delivery through inside empowered employees and smart use of technology। ये इनका मोटो है, सिंपल बात है। कोर वैल्यूज क्या है? कस्टमर सेंट्रिसिटी, एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी, टीम वर्क, ओनरशिप, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होता है। इनके अलावा एक्सिस के अंडर में, इस एक्सिस बैंक या बैंक का जो अथॉरिटी है, इसके अंडर पे होल्ली ओन कुछ सब्सिडरी है, जैसे एक्सिस कैपिटल, एक्सिस प्राइवेट इक्विटी। हेलो सर। बोलो सर। लास्ट 5 मिनट से आपका आवाज ही नहीं सुनाई दे रहा। लास्ट 5 मिनट से कोई आवाज नहीं आ रहा है? पहले नहीं बोला सर? विश्वजीत, अद्वितीय, किसी को नहीं आ रहा है क्या? सर आ रहा है। आ रहा है सर आ रहा है। सुजीता, सुजीता क्या আসছে? স্যার আমি একবার ডিসকানেক্ট করে আসছি। আচ্ছা ঠিক আছে, কর 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 ডিসকানেক্ট করে আয়। स्क्रीन शेयर है क्या विश्वजीत? यस सर। ओके।
थोड़ा सा देख लेते हैं नताशा का क्या प्रॉब्लम है, फिर स्टार्ट करते हैं सर। ओके अच्छा, आप लोगों को एक्सिस बैंक दिख रहा है सर? यस सर। Yes, sir. नताशा এবারে দেখা যাচ্ছে? यस सर। ओके, देख सर, मैं एक्सिस बैंक के बारे में बात कर रहा था। एक्सिस बैंक का ओवरव्यू तो आपने देखा। अब देखो सर, क्यों मैं ओवरव्यू के साथ साथ स्टॉक प्राइस भी आपको दिखा रहा हूँ, लास्ट 1 ईयर में या फिर 5 साल में किस तरह का एक्सिस बैंक का परफॉर्मेंस रहा है। एक्सिस बैंक का बिजनेस में टॉप क्लास चल रहा था प्री कोरोना स्टेज में, ठीक है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। पर शेयर ऑलमोस्ट 736 के आसपास चल रहा था। उसके बाद कोरोना पीरियड में शेयर प्राइस नीचे आके 400 में आके गिरा था, 400 300 समथिंग। उसके बाद इसका शेयर प्राइस धीरे धीरे उसी एरिया में आया है। अब देखने वाली बात यही है कि क्या फिर से इसका ग्रोथ है। थोड़ा सा ग्रोथ मुझे दिखता है, बट नॉट एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज इसका थोड़ा फंडामेंटल फाइनेंशियल चेक करना होगा, ठीक है, थोड़ा फंडामेंटल फाइनेंशियल चेक करना होगा। बट हम लोग अभी थोड़ा क्या चेक किया, हम लोग इसका करंट बिजनेस सिनारियो चेक किया, ठीक है। तो एक्चुअली मैं भी स्टॉक मार्केट क्लास तो नहीं करा रहा हूँ, बट फिर भी एक थोड़ा सा आइडिया तो मिलना चाहिए कि सर क्या लगता है आपको एक्सिस बैंक और आगे जाएगा, थोड़ा बहुत जा सकता है, बट एग्जैक्टली बताना उसके लिए आपको फाइनेंशियल चेक करना होगा, टेक्निकल एनालिसिस देखना होगा, ठीक है। तो ये रहा एक्सिस बैंक, ठीक है, जिसका एक आइडिया आपको मिला। आप लोग थोड़ा बाद में गो थ्रू कर लीजिएगा। अच्छा, देयर इज अनदर कंपनी सर, आप लोग नाम तो सुने होंगे, अरे नाम तो यस काफी, हाँ नाम तो बहुत ही फेमस कंपनी है नेम सर। इज एनफ। हाँ क्या हुआ? नेम इज एनफ। नेम इज एनफ, वेरी गुड सर, नेम इज एनफ, नाम ही काफी है। बजाज ऑटो, हाँ बजाज ऑटो, कौन है ये बजाज ऑटो, किसका कंपनी है, क्या करता है? सब पल्सर ही सब बनाता है बाइक का। हाँ बाइक बनाता है, वेरी गुड सर। एक शेयर का दाम देख रहे हो सर, 3,500। 5 साल में स्टॉक का ग्रोथ देखो सर, 5 साल पहले अगर इसको देखो तो 2600 का स्टॉक प्राइस था, ठीक है। उसके बाद कोरोना में नीचे आ गया था, फिर से अपने आप को देखो, कोरोना स्टेज जैसे ही थोड़ा कवर हुआ, फिर से अपने आप को, मतलब देखो सर, स्टॉक प्राइस इज नथिंग, स्टॉक प्राइस इज जस्ट अ बिजनेस का ग्रोथ। बिजनेस का ग्रोथ या बिजनेस का फ्यूचर, दोनों दो कारण होता है स्टॉक ग्रोथ का मेनली। एक, अगर बिजनेस में दम होता है तो ये स्टॉक धीरे धीरे मूव करेगा ही करेगा, ठीक है। और ये जो बीच बीच में वोलेटिलिटी होता रहता है ना, ये बीच बीच का वोलेटिलिटी एक्चुअली मार्केट में अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है, जैसे ये सेकंड वेव था, ये जो डाउनफॉल देखा ना आपने, दिस इज सेकंड वेव, ठीक है, ये सेकंड वेव था, इसलिए ये डाउनफॉल हुआ था। और उसके बाद जब मार्केट में कंपनीज का सेल वगैरह गिर जाता है, तब वो नीचे आ जाता है। ऐसे तो ये लास्ट लेटेस्ट में 4000 भी छू गया था सर, 4000 छू के आ गया था, 4136 फरवरी 2021 में। बहुत अच्छा, एक्चुअली वो क्या हुआ था उस टाइम पे, पता है आपको क्या रीजन था? कोई बता सकते हो कि इस टाइम पे मतलब ये ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में इतना शेयर में सर कोरोना के कारण लोग पब्लिक कार ये सब छोड़ के प्राइवेट में शिफ्ट हो रहा था। हाँ वेरी गुड विश्वजीत, कोरोना के कारण लोग ज्यादा से ज्यादा बाइक परचेज किया, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब बंद था, तो बाइक लेना या फिर कार लेना, ये सब में बहुत ज्यादा फोकस था। तो इस टाइम पे इन लोगों ने बहुत अच्छा बिजनेस किया, और इसी का असर है कि इनका ये शेयर प्राइस। तो जो ये चीज पहले से भाप लेता है सर, ठीक है, जो इंसान ये सब मैटर को समझ लेता है, फंडामेंटल इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट, वही शेयर मार्केट में क्या कर लेता है, अपना झंडा गाड़ देता है। कोई तुक्काबाजी नहीं है सर, एकदम प्योर एनालिसिस है। समझ में कुछ आ रहा है? कोई बोलता है ना अभी 4000 में कैसे गया, इसके बारे में चर्चा किया था मैं उस टाइम पे क्लास में, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के बारे में एक स्पेशल डिस्कशन हुआ था कि ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में क्या हो सकता है। तो बजाज ऑटो उसी का एक पार्ट है ना। तो बजाज ऑटो काफी अच्छा बिजनेस करता है सर, काफी अच्छा बिजनेस है इसका प्रोडक्ट लाइन थोड़ा देख लेते हैं, कौन किसका है वो भी देख लेते हैं। हेडक्वार्टर इज पुणे महाराष्ट्र, करेंटली चेयरमैन है राहुल बजाज, प्रेजेंट हेड है सर राजीव बजाज, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है मिस्टर सोमेन रॉय।
ओके, रे, सॉरी नॉट रॉय, इट्स रे। अच्छा, इट वाज फाउंडेड बाय जमुनालाल बजाज इन राजस्थान 1940s, ठीक है। In 1959, he obtained a license from the government of India to manufacture two wheelers and three wheelers. जो ऑटो चलता है ना, बजाज का ऑटो, हाँ सर, मार्केट में जो ऑटो चलता है सबसे ज्यादा बजाज का ही तो दिखता है। अरे ये जो बजाज और ऑल्टो, बजाज और ऑल्टो, बजाज ऑल्टो नहीं, मतलब क्या नाम है, ऑल्टो नहीं, पीआर बजाज अलग है, ऑल्टो अलग है। ऑल्टो अलग है, हाँ, लेकिन जो कोलकाता में मैक्सिमम ऑटो तो बजाज का ही दिखता है, ठीक है। तो ये टू व्हीलर्स एंड थ्री व्हीलर्स एंड इट बिकम अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इन 1960. Bajaj Auto Limited is an Indian two-wheeler, three-wheeler and a car manufacturing company. It is one of the world's top manufacturer of motorcycle in India. World's top manufacturer of motorcycles in India. It is world largest three-wheeler manufacturer. वर्ल्ड में सबसे ज्यादा थ्री व्हीलर टाटा बजाज बनाता है सर, सबसे ज्यादा थ्री व्हीलर्स। बजाज ऑटो इज इंडियाज लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मोटरसाइकिल एंड थ्री व्हीलर्स। इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी यही है, नॉट जस्ट इन इंडिया, वो दूसरे कंट्रीज को एक्सपोर्ट भी करता है। It is operation in 50 countries, creating like a line of bikes targeted the preference of entry level buyers. ठीक है, मतलब थोड़ा लो रेंज में बाइक देना, ये बजाज का टारगेट मार्केट है। तो फिलोसफी है to attain world class excellency by demonstrating value added product to customer. इसका मिशन क्या है? Focus on value based manufacturing, continual improvement and total elimination of wastes. वेस्ट कुछ नहीं रहेगा, सब काम में आएगा, ताकि पोल्यूशन फ्री एंड सेफ एनवायरनमेंट बना जाए। कंपनी का पोर्टफोलियो देख सकते हो आप, मोटरसाइकिल में एवेंजर, CT100, डोमिनर, डिस्कवर, V12, V15, पाल्सर एटसेट्रा, है ना। थ्री व्हीलर में RE कॉम्पैक्ट, RE कॉम्पैक्ट 4S, RE ऑप्टिमा, RE मैक्सिमा। लो कॉस्ट कार में बजाज क्या है, क्विट या क्या नाम है, आई डोंट नो, बजाज RE60, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा मुझे नहीं पता, क्यूट, क्विट, आई डोंट नो, जो भी है वही होगा। आप लोग बता सकते हैं सर बजाज क्या है ये, QUTE? अरे सर नाम पहला और सुने। नाम नहीं सुने, ये क्या है बजाज का, मैं भी फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ सर। बजाज कूट या क्यूट। आई डोंट नो, इसीलिए तो मैं बोल रहा कि मुझे नहीं पता ये क्या है QUTE। ये एक छोटा सा कार है सर, बहुत छोटा सा कार है, देखोगे क्या? तो देखते हैं, इंटरेस्टिंग है। बजाज सर ऑटो ये के साइज का कार है। हाँ, ऑटो साइज का एक कार है। क्या बोलेंगे इसको, QUTE को क्या बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन क्या होगा इसका? एनीवन, कोई मुझे हेल्प कर सकता है इस मैटर पे? विश्वजीत ऐसा है रे, इट्स लाइक ऑटो, जैसे नैनो, यस जैसे नैनो बना था ना, वैसा ही है। नैनो, नैनो का भाई है। नैनो का भाई है। उसी टाइप का है वो, अच्छा है सर, मॉडल अच्छा दिख रहा है, लाइक ऑटो। ऑटो में जैसे बारिश में भीग जाएंगे, इसमें भीगेंगे नहीं। हाँ अच्छा है। कार्स का कंसेप्ट अच्छा था पर चला नहीं उतना, क्या? मतलब नैनो और इन सब कार का कंसेप्ट बहुत अच्छा था पर उतना चला नहीं मार्केट में। हाँ उतना चला नहीं, बिकॉज ड्यू टू सम रीजन, जैसे मुझे लगता है कि इंडियन रोड्स, मतलब छोटा गाड़ी है ना, तो इंडियन रोड में अभी उस तरह का सिस्टम काम नहीं किया। बट बांग्लादेश में और नेपाल में बहुत चला, जानते हो नैनो, नैनो बहुत एक्सपोर्ट हुआ, स्पेशली इन बांग्लादेश एज वेल एज इन नेपाल। नेपाल में नैनो बहुत चलता है, मैंने देखा, और बांग्लादेश में भी बहुत एक्सपोर्ट करता है नैनो। इंडिया में नहीं चला, डोमेस्टिक मार्केट में नहीं चला। तो ये देखो बजाज ने ये बनाया, अच्छा है, ये गाड़ी का स्टाइल मुझे अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग। छोटा शहर में, गांव साइड में अच्छा चलेगा। हाँ, लो कॉस्ट है, फ्यूल भी सेव करेगा मुझे लगता है। जो भी हो, अभी भी मार्केट में इतना हिट नहीं दिखा, बैटरी कार आ गया ना, टोटो वगैरह आ गया ना, बैटरी में सस्ता ज्यादा पड़ रहा है, ये सब भी आई थिंक बैटरी में कन्वर्ट हो जाएगा, देखना कुछ दिन बाद। ओके सर, तो ये था बजाज ऑटो के बारे में कुछ स्पेशल बातें। तो क्यों बजाज ऑटो का शेयर प्राइस वगैरह सब कुछ आपने देखा कि किस तरह से कंपनी का मार्केट मूवमेंट रहा है लास्ट 5 साल में, ठीक है। स्टार्ट हुआ था 2010 में भी कोई बजाज ऑटो खरीदा था, जब शेयर प्राइस चल रहा था इसका 200 समथिंग, ठीक है, 200 समथिंग 2010 में।
मतलब 10 साल में 272 से 270 से स्टॉक प्राइस पहुंच गया है सर 3,500 में, जस्ट 10 ईयर्स। मतलब 10 ईयर्स में अगर आपका ग्रोथ देखो सर 12-20% का। इट्स ऑल अबाउट बिजनेस, इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमी, इट्स ऑल अबाउट फ्यूचर ऑफ द इकोनॉमी, कि भाई दुनिया किधर जा रहा है। हाँ, रॉकेट साइंस कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, बिजनेस कॉन्सेप्ट, एंड आपको समझना पड़ेगा। लोग बोलते हैं ना स्टॉक मार्केट क्या है, आई डोंट अंडरस्टैंड। अरे क्या समझने वाली चीज है, आपको तो आंखों देखी हो रहा है, कोई कहानी नहीं है इसमें। और एक कंपनी का बात नहीं कर रहा है, सभी कंपनीज में आप एक चीज देखो, जिसका ग्रोथ है, जिसका बिजनेस है, जिसका फ्यूचर है, जो इकोनॉमी का मांग है, उसी का बिजनेस बन रहा है ना। तो जस्ट आपको ऐसा फॉलो करना है। अब अगर बोलोगे सर कल भी क्या बजाज ऑटो फिर से 3,500 से 7,000 हो जाएगा, इसमें आपको देखना पड़ेगा कि बजाज ऑटो का क्या मार्केट में वो और कुछ कर सकता है, या फिर जितना है ऐसे ही और 10 साल सर्वाइव कर लेगा। जैसे अगर आप सर मुझे इसका इंजन बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। इंजन बहुत जल्दी, मुझे लगता है कि बजाज ऑटो जैसी कंपनी अभी मार्केट में थोड़ा सा शांत बैठेगा, बहुत इनोवेटिव कुछ नहीं करेगा, बाइक मार्केट उनका अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। और 3 व्हीलर्स मार्केट अगर बैटरी में आ जाएगा तो वो एक फिर से इनोवेशन कर लेगा। 3 व्हीलर्स जो है ना, ये अगर मतलब बैटरी में आ जाएगा तो इनोवेशन हो जाएगा इसका। ठीक है, तो अभी उसको देखना है कि उसका क्या प्रोजेक्ट आ रहा है, क्या वो कुछ ऐसा न्यू इनोवेटिव प्रोजेक्ट कर रहा है जिसका दुनिया को दरकार है। क्योंकि ये पोल्यूशन कंट्रोल को लेके बैटरी वाला कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा मतलब ये दिया जा रहा है, मतलब उनको बोला जा सर रहा है कि इसका भाई डोमिनार भी ज्यादा नहीं चला, इसका डोमिनार है बहुत कम। क्या चीज। इसका जो बाइक है डोमिनार वो भी उतना नहीं चला, पल्सर चला, डोमिनार पल्सर, नहीं चला। पल्सर तो बहुत सुपर डुपर हिट रहा है, सुपर डुपर हिट। हाँ, पल्सर, डोमिनार नहीं चला, बहुत कम। पल्सर बहुत बहुत हिट खाया है सर, बहुत हिट। अभी भी लोग पल्सर खरीदते हैं, है हाँ ना। अभी भी क्रेज है पल्सर का। अभी भी पल्सर का क्रेज है, मतलब ऐसा नहीं कि पल्सर का क्रेज अभी भी नहीं गया। मतलब हम लोग जब छोटे थे, छोटा मतलब कितना, स्कूल में पढ़ते थे 9-10 में, मतलब कोई अगर पल्सर खरीद लेता था ना, अरे भाई पल्सर खरीद लिया। फिर हम लोग बोलते थे दादा दो ना थोड़ा सा घूम के आते हैं, मतलब जो न्यू न्यू जॉब जिसको भी लगता था वो पल्सर लाके खड़ा कर देता था, या कि कोई बड़ा बाप का बेटा है पल्सर लाके खड़ा कर दिया, तो हम लोग भी जाके बैठ जाते थे, बोलते थे चलो थोड़ा घुमाने लेके चलो। तो पल्सर को लेके एक अलग ही क्रेज क्रिएट हुआ है, जो मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ। ओके, अभी फ्यूचर कंपनीज का डिसीजन पर डिपेंड करता है कि कंपनी का फ्यूचर कुछ है क्या नहीं। ठीक है, बट दिस इज नॉट अ फंडामेंटल एनालिसिस क्लास। दिस इज अबाउट कंपनीज बैकग्राउंड स्टोरी एंड अभी तक क्या किया कंपनी ने उसके बारे में कहानी। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। सर एयरटेल के बारे में बात करें। हाँ चलो सर, लाइन में आ गया तो एयरटेल में क्या करें। एक चीज देखा सर, हम लोग अलग अलग इंडस्ट्रीज में बात कर रहे हैं, आप लोगों को मजा आ रहा है क्या। यस सर। मुझे तो बोलते हुए बहुत मजा आ रहा है, आई डोंट नो आप लोगों को सुनते हुए कितना मजा आ रहा होगा। वट एवर, बताने वाला अगर आनंद ले रहा है तो सुनने वाला भी थोड़ा बहुत तो आनंद उठा ही लेगा ना। जैसे जो गाना गाते हैं वो गाना गाने के टाइम पे मजा से गाते हैं, तो सुनने वाला भी गाने का लुत्फ उठाते हैं। अगर मान लो गाना गाने वाला गाना गाने के टाइम पे उसके मन में गाने का मूड ही नहीं है, तो सुनने वाला क्या करेगा, सुनने वाला भी वैसा ही करेगा, वैसा ही सुनेगा। तो इट्स लाइक दैट। 1995 में इनकॉर्पोरेट हुआ भारतीय एयरटेल, टेलीकम्युनिकेशंस में रिवॉल्यूशंस लाया था। हाँ सर, गवर्नमेंट कंपनी बीएसएनएल को पछाड़ दिया था। ओनरशिप ग्रुप भारतीय ग्रुप है, मित्तल है, सुनील भारती मित्तल, न्यू दिल्ली इंडिया में हेडक्वार्टर बना था। मिस्टर गोपाल वित्तल, प्रेजेंट एमडी सीईओ एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बादल बागरी। कंपनी इंट्रोडक्शन में क्या बताऊं सर, एयरटेल इज अ लीडिंग ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन कंपनी विद ऑपरेशन इन 20 कंट्रीज। करेंट फाइनेंशियल स्ट्रक्चर थोड़ा खराब है सर, बट वर्ल्ड का 20 कंट्रीज अक्रॉस एशिया एंड अफ्रीका, नॉट जस्ट इन एशिया बट ऑल्सो इन अफ्रीका। Airtel provides GSM, 3G, 4G, LTE mobile service, fixed line, broadband and voice service depending upon the country of operations. It is the largest mobile network operator in India and the third largest in the world with 400 million subscribers. क्या समझे सर, इट इज थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है, एंड लार्जेस्ट मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर इन इंडिया, नॉट जियो। हाँ सर, जियो तो अभी आया है बट आके काफी कुछ कर दिया, जियो आने के बाद इनका बैलेंस बिगड़ गया। इसका फिलोसफी है to enrich the lives of customer. ठीक है, the company's obsession is to win customers for life through an exceptional experience. Hunger to win customers for life, ये इनका मिशन विजन है। टेलीमीडिया बहुत सारा पोर्टफोलियो है इनका, टेलीमीडिया, ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस,
बहुत फेमस है। इंटरनेट डीज लाइन, मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग सोल्यूशन, आईपीटीवी, फिक्स लाइन टेलीफोन, डायरेक्ट टू होम टीवी सर्विस, आप लोग जानते हो डीटीएच, एंड टू एंड टेलीकम्युनिकेशन टेलीकॉम सोल्यूशन ऑपरेट फॉर कस्टमर एंड नेशनल इंटरनेशनल लॉन्ग डिस्टेंस सर्विस, ठीक है, वीसैट, ठीक है, आईएसपी इंटरनेशनल बैंडविड्थ एक्सेस, मोबाइल में यूएसबी मोडेम, एयरटेल डेटा, आप लोग जानते हो, ये सब बड़ा आप लोग जानते हो, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी बोल दे रहा हूँ। एसएमएस सर्विस सॉल्यूशंस, ये सब चीजें करना, ठीक है। भारतीय एयरटेल 725 ऑफ वर्ल्ड, मतलब 725 का वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशन का लिस्ट में 2021 में है। Airtel business has been awarded in the Enterprise Data Service Provider of the Year and the Enterprise Telecommunication Service Provider of the Year in the Large Enterprise segment, the 17th edition of the Frost and Sullivan ICT Awards। मतलब अलग अलग अवार्ड भी ये वर्ल्ड वाइड जीता है। स्टॉक में थोड़ा मूवमेंट देख लेते हैं सर। एयरटेल के बारे में एक नेगेटिव बात यही है सर कि एयरटेल का करंट जो फाइनेंशियल कंडीशंस है वो अच्छा नहीं है। अच्छा, अगर आप देखोगे तो एयरटेल अफ्रीका भी दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है क्या एयरटेल अफ्रीका? यस हाँ, मतलब ये अफ्रीका में लिस्टेड है ना सर, बट हमें चाहिए ये वाला, ये अपना भारतीय एयरटेल इंडिया का है, ठीक है। ऐसे यही एयरटेल इनका फॉरेन में चलता है। इनका लास्ट 5 साल का शेयर प्राइस देखे, कभी 300 का चलता था, 200 समथिंग 5 इयर्स बैक, अभी 714 चल रहा है। ऐसा अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट हाईएस्ट लेवल में ही है अभी तक का, ठीक है, अभी तक का हाईएस्ट लेवल में ही रन कर रहा है। लास्ट 1 ईयर में भी इसका ग्रोथ रहा है सर स्टॉक प्राइस में। अगर आप 1 ईयर डेटा देखो, 6 मंथ्स में भी ग्रोथ किया है, 1 मंथ में देखो तो भी ग्रोथ है। लास्ट 5 दिन में थोड़ा डाउनफॉल है, बिकॉज 5 दिन में मार्केट भी डाउन हुआ है। सर एक स्पेशल चीज आपको दिखाते रहो, एक फंडामेंटल मैटर मन कर गया आपको दिखाने का कि कंपनी का एनालिसिस में नॉट जस्ट उसका बैकग्राउंड, ऐसे ये तो स्टॉक मार्केट की बातें हो जाता है, बट फिर भी एक बार आपको दिखाते हैं। बहुत लोग पूछते रहते हैं कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे क्या करेंगे, क्या करना चाहिए, तो ये कुछ छोटा सा एरिया आपको मैं शेयर करता हूँ। ये एयरटेल का एक इनकम का डेटा है। अगर आप देखोगे ना, थोड़ा सा नजर दो तो सर, देखो मेरा कर्सर जिधर है उधर देखो, फाइनेंशियल ईयर 20 में एयरटेल ने कितना लॉस करके रखा है, देखो बोलो ना कितना सर, 32,000 करोड़ का लॉस था। 21 में लॉस आधा हुआ है, 15,000 करोड़ का, मतलब ये नेट इनकम है नेगेटिव। कुछ समझ में आ रहा है क्या? हेलो, यस है ना, 15,000 करोड़ का लॉस में अभी भी है, बट सर 20 से 21 में आधा कर दिया लॉस को, मतलब प्रॉफिट, मतलब लॉस को मेंटेन कर लिया। बट बिफोर दैट 18 में कंपनी प्रॉफिट था 1099 करोड़ का, 19 में 409 करोड़ का, बट अभी 32,000 करोड़ 20 में था, अभी 15,000 करोड़ का है लॉस का, ठीक है। तो इट्स अ गुड साइन कि कंपनी रिकवर कर रहा है और कर लेगा सर, इतना आपको भी मैं बोल के रख रहा हूँ, एयरटेल अपने आप को रिकवर कर लेगा। इवन 6 मंथ्स बैक, 6 मंथ्स भी नहीं होगा, हार्डली 4-5 मंथ्स, 6 मंथ्स मोस्ट प्रोबेबली, 4-5 मंथ्स बैक एयरटेल अपने आप को एक अच्छा मतलब मूवमेंट दिया था सर, काफी अच्छा मूवमेंट दिया था, ठीक है। 6 मंथ्स मूवमेंट को अगर देखोगे ना आप लोग, मैं उस टाइम पे स्टॉक मार्केट क्लास में इसके बारे में बोला था, तो मोस्ट प्रोबेबली 300-350 चल रहा था। क्या मूवमेंट दिया सर, डबल कर दिया 6 महीने में, कंपनी इन्वेस्टर का पैसा डबल कर दिया। व्हाट मतलब, क्योंकि बिजनेस आया इसका, मेन पॉइंट इज दैट इसका बिजनेस आया था। ओके, आगे भी फ्यूचर है सर, एकदम बिल्कुल फ्यूचर है, बिकॉज मार्केट में तो 2 ही प्लेयर बचा अभी, एक एयरटेल और एक जियो, और वोडाफोन आइडिया क्या करेगा वो देखने पड़ेगा सर। हाँ, वोडाफोन आइडिया तो गवर्नमेंट के पास सरेंडर कर दिया था, वोडाफोन आइडिया वी, जानते हो ना सर, वोडाफोन आइडिया के बारे में सुने हो कि नहीं सुने हो? यस क्या नाम से है, वोडाफोन के वाला, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, 9.95 पैसा चल रहा है सर, 9.95। लास्ट 1 मंथ में इसका शेयर में देख रहे सर क्या हालत हुआ है, देखो एक साल में देखो, एक साल में ऐसे ही चल रहा है 13%, फिर और नीचे आ गया था, रिसेंटली तो बहुत भयंकर हालत हो गया था, 6%, 5% में आ गया था। इसका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है, इसका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है। देखो सर नेट इनकम देखो, 44,000 करोड़ का लॉस है इसका,
लास्ट ईयर तो और भयंकर हालत हो गया था, 73,000 करोड़ का लॉस था। कुछ दिखाई दे रहा है सर? हेलो? ये सर लॉस ठीक बढ़ते है, जा रहा है। लॉस बढ़ते जा रहा था, फिर थोड़ा सा कम किया है, तो अभी वो सरेंडर भी कर दिया था। अब देखो गवर्नमेंट उसको बचाने का कोशिश करेगा थोड़ा सा, ठीक है, बिकॉज कंपनीज रहना जरूरी है, ठीक है, कंपनीज रहना। ऐसे जियो अलग से नहीं है, जियो इज अंडर रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है, तो उसका बहुत सारा बिजनेस एक साथ है। तो क्या करोगे घर पे? इसी तरह से भारत पेट्रोलियम, हाँ सर, सिमिलर वे में भारत पेट्रोलियम तेल का बिजनेस करता है, गवर्नमेंट का है, ठीक है, भारत पेट्रोलियम है, सिप्ला है, दवाई बनाते हैं, मस्ट गो थ्रू, बड़ा इंटरेस्टिंग कंपनी है। और मजा का बात यह है कि सभी को आपको स्टॉक मार्केट में डेटा मिल जाएगा, एंड मैक्सिमम ऑफ देम निफ्टी 50 में रहता है। कोल इंडिया, भारत का पूरा कॉन्सेप्ट इनके हाथ में है। तो मैंने कुछ कंपनीज आपको बताया, और कुछ कंपनीज आप लोग घर में गो थ्रू कीजिए, ठीक है। अच्छा, इसमें एक प्राइवेट कंपनीज भी हैं जो स्टॉक मार्केट लिस्टेड नहीं है, दैट्स फ्लिपकार्ट, ठीक है, मस्ट गो थ्रू, इंडिया का मोस्ट वैल्यूएबल ई कॉमर्स कंपनी, मोस्ट वैल्यूएबल, सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कंपनी इंडिया की तरफ से फ्लिपकार्ट है अभी वर्ल्ड में, ठीक है, मतलब ऑनलाइन कंपनीज में सबसे वैल्यूएबल है ये। गेल है, ठीक है, गैस अथॉरिटी का, तेल गैस ये सब एक साथ ही पढ़ना। बैंक में एचडीएफसी, इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक, इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है। एचडीएफसी में बैंक में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए? जो भी कंपनीज आपके सामने है जिसमें आपको इन्वेस्ट करने का मौका मिल सकता है, क्या आप उसमें इन्वेस्ट करें या ना करें, बट बिफोर इन्वेस्ट यू मस्ट नो अबाउट द कंपनीज। आईसीआईसीआई बैंक रिसेंटली काफी अच्छा ग्रोथ स्टेज में है। ये सब तो तेल के ऊपर बेस करके कंपनीज हैं। इन्फोसिस, क्या बात करें सर, जिस कंपनी के बारे में आईटी लेवल में है, जितना कम बात किया जाए उतना अच्छा, बिकॉज इट्स मतलब ट्रूली मतलब रिमार्केबल कंपनी है। इनका परफॉर्मेंस लेवल, इनका फाउंडर ग्रुप, नारायण मूर्ति सर, क्या मतलब इंसान है सर। और इनकी पत्नी इसके अंदर नहीं है, ये इन्फोसिस का जो फाउंडेशन वगैरह चलाते हैं, सुधा मूर्ति, बहुत फेमस ऑथर भी हैं, आई होप आप लोग जानते हो। नारायण मूर्ति सर, ननन नीलकेनी जिन्होंने आधार बनाया, जानते हो सर आप लोग? इंडिया में जो आधार कार्ड कॉन्सेप्ट है ना, ये इन्फोसिस नहीं बनाया, स्पेशली ननन नीलकेनी ने, मतलब इनका जो कॉन्सेप्ट है इट्स बिल्ड बाय इन्फोसिस। रिसेंटली भारत का जो इनकम टैक्स का सॉफ्टवेयर भी इन्फोसिस, इंडिया में जो बैंकिंग सिस्टम में आरबीआई का कोर बैंकिंग पैटर्न चलता है, मतलब जो बैंक के बीच में जो सॉफ्टवेयर चलता है, दैट इज आल्सो बिल्ड बाय इन्फोसिस। और वर्ल्ड वाइड आईटी कंपनीज में, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस में इन्फोसिस वन ऑफ द बेस्ट। और इनका शेयर ग्रोथ क्या बताऊं सर, जितना कम बोले उतना अच्छा। लुक एट इन्फोसिस लिमिटेड लास्ट 5 years में अगर मैं दिखाऊं, जस्ट लुक एट दिस, कैसे पहाड़ चढ़ा है देखो। जस्ट 5 years डेटा, 400 का शेयर था, पहाड़ चढ़ा, देख रहे हैं सर आप लोग? और ज्यादा हो जाता, बीच में स्प्लिट भी किया है, वो बोनस दिया, शेयर प्राइस को तोड़ दिया था ताकि रिटेल पार्टिसिपेंट्स दूर ना चले जाए। वो स्प्लिट क्या होता है, बोनस शेयर देने से क्या होता है, आप लोग धीरे धीरे समझ जाओगे, या फिर स्पेशली अगर स्टॉक मार्केट का अलग से क्लास करते हो उसमें समझ में आ जाएगा। अदरवाइज जब इंटरमीडिएट में आप लोग अकाउंट्स करोगे, मैम कराएंगे आपको, मेरे पास जब फाइनेंस करोगे तब भी बताऊंगा, ठीक है, तो वो सब डिटेल्स तब समझाऊंगा मैं, ठीक है, कि बोनस शेयर देने से क्या होता है, स्प्लिट करने से क्या होता है, स्टॉक प्राइस तोड़ क्यों जाता है, ये सब फाइनेंशियल मैटर है, इंटरेस्टिंग। चाहे सीए पढ़ो, सीएस पढ़ो, सीएमए पढ़ो, सबको पढ़ना पड़ेगा, डोंट वरी। ओके ओके सर, घर में थोड़ा गो थ्रू करेगा आप लोग, ठीक है। आईटीसी, इसके ऊपर तो रिसेंट केस स्टडीज किया स्टॉक मार्केट क्लास में। इंडियन टोबैको कंपनी के नाम से जाना जाता था, बट अभी कोई इसका फुल फॉर्म कुछ नहीं है, हाईली कैश रिच कंपनी, बट करेंटली लैक ऑफ मोटिव। बहुत पैसा है इनके पास, बहुत अच्छा बिजनेस किया सिगरेट बेच बेच के, ठीक है, व्हील्स, गोल्ड फ्लैग, जब जो ब्रांड आप लोग जानते हो सब इन्हीं का है, ठीक है, सिगरेट बेच के काफी पैसा कमाया 2000 के स्टार्टिंग में, बट करेंटली मोटिव थोड़ा सा मुश्किल में है। कंपनी आगे क्या करेगा चिंता में है, बट कंपनी कुछ खास करेगा, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। ये देखो सर, नेवी कार्ड, कैप्स्टन, बार्कली, ब्रिस्टॉल, फ्लेक, सिल्क कार्ड, ड्यूक, रॉयल, गोल्ड फ्लेक, सीजर्स, जॉन प्लेयर्स, ये सब इनका है। सिगरेट्स एंड सिगर्स में, फूड्स में आशीर्वाद आटा, सनफीस्ट, बिंगो, येप्पी, किचन्स ऑफ इंडिया, बी नेचुरल, मिंटो, कैंडीमैन, गमोन, एसेंजा, पर्सनल केयर में डी वेल्स, फियामा, वीवर, एंगेज, सुपीरिया। सर मतलब क्या चीज ऐसा नहीं है जो आईटीसी का नहीं है, जो हमारे जिंदगी के साथ कनेक्टेड नहीं है। एजुकेशन एंड स्टेशनरी, क्लासमेट, पेपर क्राफ्ट, लाइफस्टाइल में विल लाइफस्टाइल, जॉन प्लेयर्स,
सेफ्टी मैचेस एंड अगरबत्ती, एम एंड आई नो एंड मंगलदीप, ठीक है। होटल्स में आईटीसी ग्रैंड, ठीक है, जिसमें अपना कोलकाता में आईटीसी, कोलकाता आईटीसी का जो बड़ा सा बना है ना सर, क्या नाम दिया, ग्रैंड आई, क्या नाम दिया रे, साइंस सिटी के पास, पुराने के मतलब आईटीसी कोलकाता के सामने क्या होटल बना सर, आईटीसी सोनार, हाँ आईटीसी सोनार या नहीं, क्या नाम है उसका, कोई बता सकता है मुझे, आईटीसी का जो सबसे बड़ा अभी बना है रे, क्या मेरा आवाज है आप लोगों के साथ, आईटीसी रॉयल बंगाल, हाँ सर। यस आईटीसी रॉयल बंगाल, ये वाला अभी कोलकाता क्या मोस्ट प्रोबेबली इंडिया का वन ऑफ द सबसे बड़ा होटल में से एक है, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि सबसे बड़ा है, बट वन ऑफ द बिग, दिस वन देखे होंगे शायद आप लोग, जब भी आप लोग माँ फ्लाईओवर लोगे तब आपको दिखेगा, बहुत बड़ा बना सर। हाँ सर, यस सर, पेपर बोर्ड्स मैरियट एंड, के बिल्कुल पास। यस सर एकदम मैरियट के बिल्कुल पास, जेडब्ल्यू मैरियट के पास। पेपर बोर्ड्स एंड पैकेजिंग में फाइन पेपर्स, अल्फा जैप, अल्फा प्लस, हाई ब्राइट, हाइजाइन, आई डोंट नो पेपर्स के बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है, ठीक है। थिन प्रिंटिंग सर पेपर्स, बाइबल, आईटीसी रॉयल बंगाल की वजह से हाँ बोलो, आईटीसी रॉयल बंगाल की वजह से जेडब्ल्यू मैरियट का कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है? हो सकेगा, क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। जेडब्ल्यू मैरियट ने वहां पर कुछ प्रॉब्लम नहीं कि आईटीसी बनाते वक्त कि हम लोगों को प्रॉब्लम होगा, हमारा कस्टमर चला जाएगा नहीं वो ऐसा नहीं बोल पाएगा, जेडब्ल्यू मैरियट खुद भी एक इंटरनेशनल ब्रांड है, आईटीसी से भी बहुत बड़ा, तो वो कैसे वो क्यों बोलेगा ऐसा, वो नहीं बोल सकता ऐसे, देखो ऐसे थोड़ी ना बोलेगा कोई किसी को आज के दिन में, क्योंकि प्योरली कॉम्पिटिटिव मार्केट है और कैपिटलिज्म मार्केट है, कोई ऐसा तो नहीं है कि सोशलिज्म चल रहा है, गवर्नमेंट आके कुछ बोलेगा वो अलग है, बट यहाँ पर कोई कुछ बोलेगा नहीं, तो प्योरली कॉम्पिटिटिव, और ऐसा तो नहीं कि आईटीसी वहाँ पर जबरदस्ती बनाया, उसका होटल तो पहले से ही था आईटीसी का, आईटीसी का तो पहले से ही उस एरिया में उसका पहले से पुराना होटल तो था ही, आईटीसी सोनार के नाम से, है ना, आईटीसी सोनार तो उसका था ही इस एरिया में। बस ये देखो ना, नीचे वाला जो बिल्डिंग है आईटीसी सोनार है, ठीक है, ये माँ फ्लाईओवर है और इसके साइड में ही जेडब्ल्यू मैरियट है। नहीं ऐसे कॉम्पिटिटिव, ऐसे कोलकाता में एक जरूरत था, ये 7 स्टार कैटेगरी में कोलकाता में बहुत बड़ा होटल कुछ था नहीं उतना ज्यादा, तो नीड था कोलकाता में, इसीलिए बनाया इन लोगों ने। कोलकाता इंडिया का 3rd लार्जेस्ट सिटी है, ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा है दिल्ली, 2.5 करोड़ के आसपास का पॉपुलेशन, सेकंड है मुंबई, थर्ड में आता है कोलकाता, तो इतना बड़ा शहर है, उसके हिसाब से ऐसा होटल नहीं था, ठीक है, तो इसके लिए इसका इतना पॉपुलैरिटी हुआ है सर, ऐसा ही है जैसा दिख रहा है। और ये जो नीचे दिख रहा है ना दो छोटा, ठीक है, ये आईटीसी सोनार, दिस इज ओल्ड आईटीसी, ठीक है, आईटीसी सोनार, दैट इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर। ओके, रिसेंटली इसका ये जो इन्फोटेक है ना सर, ऐसे डोमेन लेड डेटा सर्विस डिजाइन एक्सपर्ट डिजिटल रेडी एंड डिफरेंशिएटेड डिलीवरी, ये आईटी सेक्टर्स का जो है ना, इसको अलग करना चाहता है आईटीसी। आईटीसी रिसेंटली फोर्ब्स के लिस्ट में 453rd फोर्ब्स के लिस्ट में आया है सर, ठीक है, बहुत बड़ा कंपनी है और बहुत पैसा वाला कंपनी है, मतलब अगर मैं आपको आईटीसी का फाइनेंशियल पोजीशंस बताऊं, मतलब क्या बात करूं आपको, कहाँ चला गया, अगर मैं यहाँ पर आईटीसी लिखूं, इसका फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छा है, जस्ट लुक हियर, इनकम देखो 21 में 13,000 करोड़ का प्रॉफिट किया है, जहां दूसरा कंपनी 40,000 करोड़ का लॉस में है, ये 13,000 करोड़ का प्रॉफिट में है। एसेट तो नहीं दिखा रहा हूं आपको, सिर्फ एक पर्टिकुलर ईयर का इनकम दिखा रहा हूं, उससे पहले 15,000 करोड़ का था 2020 में, और क्या सुनोगे, ठीक है, तो इट्स अ गुड कंपनी, इवन अभी भी ये स्टॉक में इन्वेस्ट किया जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। ग्रोथ थोड़ा सा इसका स्लो चलता है, हाई ग्रोथ नहीं देता, बट बड़ा वेरी सेफ स्टॉक है, बहुत ही सेफ स्टॉक है, बहुत हाई ग्रोथ कंपनी नहीं है लेकिन बहुत सेफ स्टॉक है। ओके सर, मैंने काफी डिस्कशंस किया। एल एंड टी, ओहो, मैं एक छोड़ना चाहता हूँ, दूसरा आ जाता है, एल एंड टी के बारे में क्या बात करूँ, ये बहुत बड़ा कंपनी है सर, ये फाइनेंस है, सॉरी, एल एंड टी फाइनेंस, एल एंड टी,
ये वाला, दिस वन, अनदर वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी सर। L&T में इन्वेस्ट करने के लिए सजेशन चल रहा है। लास्ट 5 इयर्स में L&T का ग्रोथ साइडवेज है, ठीक है। क्या करता है L&T सर? बेसिकली मेजर टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंशियल सर्विस कॉन्ग्लोमरेट विद ग्लोबल ऑपरेशंस and address critical needs in key sectors, hydrocarbon infrastructure, power process industries, defense, for customers in over 30 countries around the world. So very unique kind of business है L&T का। इसका आप पोर्टफोलियो देखो, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग का काम करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में L&T का दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है। बिल्डिंग, फैक्ट्रीज बनाना, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, हाईली मतलब ग्रेड कंपनी है L&T। हेवी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर करना, वाटर एंड इफ्लुएंट ट्रीटमेंट करना, रिन्यूएबल एनर्जी का प्लांट करना, पावर ट्रांसमिशन करना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिकेशन करना, इट्स अ वेरी यूनिक एंड इम्पोर्टेंट काम करते हैं। इलेक्ट्रिक एंड ऑटोमेशन में रिलेज, मीटर्स, ऑटोमेशन प्रोडक्ट, सिस्टम, लो वोल्टेज प्रोडक्ट, मैरिनिस्ट प्रोडक्ट्स, कंट्रोल एंड ऑटोमेशन, मेरीन स्विच बोर्ड ब्रांड, कंट्रोल सिस्टम एटसेट्रा। बाप रे बाप, इतना चीज तो हम लोगों को पता भी नहीं है। स्पेशली आई डोंट नो एवरीथिंग डिटेल्स अबाउट L&T बिकॉज इट्स अ टोटली टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी और मेरा इंजीनियरिंग उतना अच्छा नहीं है। मैं तो सर, मेरा इतना खराब हालत है कि मैं तो स्विच में जब फ्यूज चला जाता है ना, उसको भी बदल नहीं पाता। तो इसलिए मेरे को इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज बड़ा कम है, थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज है, बस इतना। हाइड्रोकार्बन में ऑफशोर, ऑनशोर, कंस्ट्रक्शन सर्विस, मॉड्यूलर फैब्रिकेशन, इंजीनियरिंग सर्विस, वेरी यूनिक बिजनेस, वेरी यूनिक बिजनेस। L&T has over 130 subsidiaries in 15 एसोसिएट कंपनीज। और कंपनीज का स्टॉक में आप देख सकते हो कि लास्ट मैक्सिमम ग्रोथ देखो, थोड़ा बीच में लड़खड़ा यहाँ, बट उसके बाद फिर से अभी 1897 करेंट है इसका, ठीक है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी सर L&T, वेरी यूनिक एंड वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी। करंट इन्वेस्टमेंट के लिए सजेशन है, ऑब्वियसली है। ओके, काफी सारा बोला, काफी सारा आप लोग थोड़ा घर पे करोगे, ओके कर लोगे ना सर थोड़ा बहुत? अदिति, नताशा, बोल, श्रीजिता, विश्वजीत, लंबा चर्चा था, डिफरेंट कंपनीज एंड उनका मार्केट सिनेरियो। ओके सर, ठीक है, आज इतना ही है। नोट्स अगर नहीं है तो मेरे को एक बार व्हाट्सएप करो, मैं नोट्स शेयर कर देता हूँ जिनके पास नहीं है, ठीक है। आप इसको देखो और मार्केट में जाओ और खोज पता लगाओ, बस बहुत है। बिजनेस नॉलेज को ग्रोथ करो, और जिनको जो मॉक टेस्ट पेपर दिया गया उसको प्रैक्टिस करो, और जिनको जो टेस्ट पेपर दिया गया उसको सॉल्व करके मेरे को शेयर करो, ओके ठीक है सर। पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस भी चाहिए, ठीक है सर। टाटा, बाय बाय सर। बाय सर, बाय सर। বাই স্যার, বাই। স্যার লাস্ট দিনের ল ক্লাসটা একটু শেয়ার করে দিও, রেকর্ডিংটা। আমি জয়েন করে তারপরে ডিসকানেক্ট হয়ে গেছিলাম, আমার ওয়াইফাই চলে গেছিল বলে, তাই দেখতে পারিনি। লাস্ট দিনের ল ক্লাস কোম্পানি ল না বিজনেস ল? এই ল বলছি স্যার, সরি, ইকোনমিক্স, যেখানে প্রোডাকশন স্টার্ট করেছিলে। ইকোনমিক্স এর ক্লাসটা যেখানে প্রোডাকশন স্টার্ট করেছিলে। আচ্ছা, প্রোডাকশন, আচ্ছা ঠিক আছে, পাঠিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে। ঠিক আছে, বাই স্যার, থ্যাংক ইউ। ওকে, টাটা।